बड़ी टिपिकल बीमारी है। इसे कनिंग एंड बैफलिंग डिजीज़ कहते हैं, चालाक और अय्यार बीमारी। मतलब क्रॉनिक ब्रेन डिजीज़ के साथ साथ ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ भी है, बढ़ती है। बहुत ही इमोशनल सवाल है और मुझे थोड़ा सा फ्लैशबैक्स भी आ रहा है। आपने ये सवाल किया ना, तो मुझे एक्चुअली वो जो उनके बिहेवियर्स थे वो मुझे याद आ रहे हैं। एक्चुअली वो एक वर्ड इस्तेमाल करती थी, सराय का, जस्ट लाइक होटल। एक टाइम ऐसा भी आया कि मैंने आपको बताया अभी शुरू में कि जो है वो हम टिप दे रहे हैं भाई 500-1000 रुपये तो सिर्फ उसको लाने के, और फिर एक टाइम ऐसा भी आया कि 500 रुपये भी नहीं है, वो उनको जो है वो सर्द खाने लेके जा रहे हैं। मुझे जो है ना एक ही फिक्र थी कि मेरे पास ड्रग नहीं है। 100% जो क्रेडिट देना चाहूँगा ना रिहैब का, एक्सपोजर का आप कह रहे हैं, तो वो मैं अपने फादर को देना चाहूँगा। ये 3 नाम ऐसे हैं जिन्होंने, मतलब आप समझे, इन्हीं की वजह से टर्न अराउंड हुआ। पुराने दोस्तों से नहीं मिलना, पुरानी जगहों पे नहीं जाना, उन लोगों से राब्ता नहीं करना जो आपको ड्रग्स की तरफ ले जा सकते हैं। 10 साल 20 साल बाद भी अगर आपने एक भी पफ लिया तो आप समझे वो एक पफ सीधा तीर की तरह जाता है, उस बलून को लगता है और वो टॉक्सिक एंजाइम्स दोबारा से आपकी पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। Assalamu alaikum everyone. Welcome back to another episode of Aam Aadmi podcast. I hope you all are doing great. According to a research, ज़्यादातर ड्रग एडिक्ट्स जो हैं वो अपनी टीनेज में ड्रग का यूज़ शुरू करते हैं। बहुत बड़ा पढ़ा लिखा तबका इस चीज़ से मुतासर है, अराउंड 50 to 60%। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो अराउंड 8% लोग जो ड्रग एडिक्ट्स हैं वो स्टूडेंट्स हैं। ज़्यादातर जो पाकिस्तान में ड्रग यूज़ होती हैं वो हेरोइन और कैनबीज़ हैं। कैनबीज़ यानी कि चर्स। मोस्टली जो लोग ड्रग एडिक्शन की तरफ आते हैं उनमें उनके रीजंस जो हैं वो ये होते हैं कि या तो उनके घर की तरफ से कोई उनको प्रॉब्लम होती है या फिर उनके पीयर प्रेशर्स होते हैं। देयर इज़ अ फेमस सेइंग दैट पीपल डोंट चेंज, दे जस्ट प्रिटेंड। और मेरा काफ़ी हद तक इस बात को मानना भी था, अंटिल आई मेट इबाद। मेरे आज के प्रोग्राम के जो गेस्ट हैं उनकी अर्ली लाइफ काफ़ी स्ट्रगल्स और एडिक्शन के दरमियान गुजरी, लेकिन अपनी सख्त कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ उन्होंने ना सिर्फ ये कि इस एडिक्शन पे काबू पाया बल्कि इस एडिक्शन के ख़िलाफ़ जिहाद भी कर रहे हैं। आइए बात करते हैं इबाद से और जानते हैं कि कैसे ड्रग एडिक्शन इस पाकिस्तान को और इसमें रहने वाले लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। अस्सलाम वालेकुम इबाद। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक है। इबाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे इस एपिसोड के लिए टाइम निकाला। तो इबाद, हम लोग अपनी कन्वर्सेशन को यहाँ से शुरू करते हैं कि आप पहले अपने बैकग्राउंड के बारे में ज़रा बताएं कि कहाँ से आपने अपनी तालीम हासिल की, कहाँ तक तालीम हासिल की, और घर के माहौल के बारे में ज़रा बताएं कि किस तरीके से घर में किस तरीके का पढ़ाई का रुझान था या किस तरीके का बैकग्राउंड से था। देखें, पैदाइश की बात करूं तो बिल्कुल कराची की है और सारे बहन भाई भी मेरे जो है वो यहीं से ब्रॉटअप हुए। और उसके साथ साथ बैकग्राउंड की बात ये है कि फ़ैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह वालिद जो है वो प्रोफेसर हैं। अच्छा। और स्टिल, अब तो खैर वो रिटायर्ड हैं, लेकिन स्टिल वो जो है वो वर्चुअली पढ़ाते रहते हैं बच्चों को, उनके बेतहाशा स्टूडेंट्स हैं। तो उन्हीं को देख के मुझे भी जो है मोटिवेशन मिली थी। मैं भी टीचिंग फील्ड में ही आया था बेसिकली अपने वालिद की वजह से। बहन भाई भी मेरे जो है वो इसी से रिलेटेड जॉब्स करते हैं। इसके साथ साथ जो है वो पढ़ाई मेरी सारी कराची में ही, हमने हिफ्ज़ुल कुरान किया पहले मैंने शुरू में। अच्छा। और उसके बाद जो हमारा मैट्रिक सिस्टम है उससे मैंने तालीम हासिल की। आगे फिर सो ऑन हमने जो है वो इंटर और फिर ग्रेजुएशन। लेकिन उसके बाद से जो है वो फिर थोड़ा सा चेंज आया लाइफ में। मतलब पढ़ाई की बात कह रहे हैं तो यहाँ तक जो है वो हमने इसको किया। अच्छा, तो ये जो चेंज की आप बात कर रहे हैं, लाइक ये मतलब कौन सा टाइम था? आप उस वक्त स्टूडेंट लाइफ के अंदर थे जब आप ये ड्रग एडिक्शन की तरफ आए, या फिर ये कि वो चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम जो घरेलू मसले होते हैं इस तरह की कोई चीज़ थी? तो वो कौन सा टाइम था? सबसे पहले तो ये बताएं। टाइम जो है वो आई थिंक वो 2011 और 2012 की ये बात है। 11, हाँ तकरीबन यही साल थे। और इसमें मैं जो है वो इंटर में था उस वक्त। ओके। हाँ, सेकंड ईयर में मैं था उस वक्त। और तब जो है वो पहली दफ़ा एक्सपोजर हुआ था ड्रग का, कि पता लगा था कि भाई ये भी कोई चीज़ है और इसे भी इस्तेमाल किया जाता है। तो फर्स्ट टाइम जो उसका एक्सपोजर हुआ वो 2011 और 2012 में। अच्छा, तो ये रीज़न्स आपके जो जैसे बने कि जिस वजह से आप जो हैं वो इस ड्रग एडिक्शन की तरफ गए, तो वो रीज़न्स क्या थे? क्या घरेलू कोई ऐसे मसले मसाइल हुए थे, या फिर ये कि दोस्तों के साथ, जिन दोस्तों की कंपनी में आप बैठा करते थे, वो
कंपनी ने आपको फोर्स किया था कि भाई आप उस तरफ ड्रग एडिक्शन की तरफ गए? देखिए, मैं नहीं समझता है कोई डोमेस्टिक इशू होगा। एक्चुअली घर में जो है वो हमेशा से ऐसे मामलात रहे कि बिल्कुल मजहबी और तालीमी जो मामलात होते हैं ना, एजुकेशनल बैकग्राउंड और रिलीजियस सारी चीज़ें घर में, तो घर की तरफ से तो ना कोई ऐसी ख़ास रोक टोक थी और ना कोई जो है बहुत ज़्यादा आज़ादी थी। मतलब एक नॉर्मल जो रूटीन होता है, नॉर्मल एक घराना होता है, उस तरह से हम लोग सभी बहन भाई हम लोग रहते थे। लेकिन मेरी नेचर मैंने हमेशा से ये देखा उनसे बहुत हटके थी। मैं हमेशा से जो है ना, मेरी वालदा भी हमेशा से मुझे ये बात बताती हैं कि भाई तुम हमेशा से एक्स्ट्रॉर्डनरी रहे हो। जहाँ तक हिफ्स की बात आती है तो तुमने जो है वो बच्चे 4-4 साल लगा देते हैं, तुमने 2 साल में हिफ्स कर लिया। हाँ, तो जैसे हिफ्स के बारे में ही आपने बताया, तो इससे अंदाज़ा मुझे ये हो रहा है कि आपका जो बैकग्राउंड था वो दीनी तरफ, दीन के रुझान की तरफ ज़्यादा था। एग्जैक्टली, बिल्कुल तो ऐसे ही वहाँ से आपकी जो डाइवर्जन हुई इस तरफ, उस ट्रांजैक्शन फेज कैसा आया, वो उसके बारे में ज़रा बताएं। वो देखें, मैंने आपको बताया शुरू में कि हिफ्स के बाद जो है वो मैं दोबारा से स्कूल की तरफ और कॉलेज की तरफ आ गया था। तो वहाँ पर जो आप कह लें कि जैसे एक मजहबी जो बैकग्राउंड था वो चेंज हो गया एजुकेशनल बैकग्राउंड में। अब ज़ाहिर है अगर मस्जिद जा रहे हैं तो उसके साथ साथ जो है वो ट्यूशन भी जाना है, उसके साथ साथ दोस्तों से भी मिलना है। मतलब सिर्फ जो है वो हिफ्स की हद तक बात नहीं रही ना। देखिए, फिर एक्सपोजर होता रहा विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे दिन गुजरते रहे वैसे वैसे जो है वो नॉर्मलाइज होती गई चीज़ें। और फिर मुझे सही से मुझे याद नहीं है, लेकिन जो है मुझे ये बात अच्छी तरह से याद है कि जैसे ही मैंने कॉलेज शुरू किया था तो हमारा कॉलेज एक्चुअली जो है वो शिपोनर, पाकिस्तान शिपोनर्स कॉलेज, और वो नियरेस्ट है कटी पहाड़ी से। जी। तो मुझे पहली दफ़ा एक्सपोजर हुआ था वहाँ पे और मुझे पता लगा था कि यार यहाँ पर ड्रग्स वगैरह भी होते हैं। हम लोग जो है वो फ्री टाइम में अपने कॉलेज के ऊपर ही पहाड़ी थी तो वहाँ चले जाते थे ऐसे ही बस घूमने की गर्ज से, कोई ख़ास काम नहीं होता था। तो वहाँ पर भी देखा लोगों को, फिर कुछ वहाँ पर दोस्त भी बन गए, उनके पास भी आना जाना। तो ये वजह बनी, मैं ये समझता हूँ कि पहली दफ़ा जो मैंने ड्रग यूज़ किया अपनी ज़िंदगी में वो 2011 में किया, और उसकी जो वजह बनी वो मैं ये समझता हूँ कि वो जो एनवायरनमेंट था वो उसकी वजह बनी। तो क्या उससे पहले जब आप ड्रग आपने यूज़ करना जिस वक्त शुरू की, उससे पहले आप किसी किस्म की स्मोकिंग या इस तरह की किसी आदत में मुब्तला थे पहले? हाँ, मैं जो है वो मतलब आप कह लें ओकेजनली मैं सिगरेट पिया करता था, कोई उसका एडिक्ट नहीं था या फिर चेन स्मोकर नहीं था। ओकेजनली कभी पी ली, जैसे रात के टाइम पी ली या फिर जो है वो दोस्तों में बैठे हुए तो पी ली, कोई टाइम फिक्स नहीं था। लेकिन इसके अलावा और किसी किस्म की कोई एडिक्शन नहीं थी। सही। तो इबाद, आप कितने साल इस पूरे प्रोसेस में आप रहे? आप मतलब एडिक्शन के अंदर आपने कितने साल अंदाजे के मुताबिक आपको कितने लगे टाइम? देखिए, मैं आपको बताऊं, अभी तो ज़ाहिर है प्रोफेशनली भी मैं काम कर रहा हूँ एडिक्शन फील्ड में। तो जैसे जैसे मुझे नो हाउ होती गई एडिक्शन के हवाले से, तो मुझे ये पता लगा बेसिकली इट्स अ प्रोग्रेसिव डिजीज़। मतलब क्रॉनिक ब्रेन डिजीज़ के साथ साथ ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ भी है, बढ़ती है। तो शुरुआत हुई थी किससे? कैनाबिनॉइड्स, चर्च से शुरुआत हुई थी, और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे प्रोग्रेस होती गई। चर्च के बाद जो है वो अल्कोहल आ गया, अल्कोहल के बाद जो है हेरोइन आ गई, हेरोइन के बाद जो है क्रिस्टल मैथ आ गया। तो इसमें जो है ना प्रोग्रेस होती गई। और मुझे अच्छी तरह से याद है इस पूरे टेन्योर में तकरीबन 2011 से ये शुरुआत हुई और ये 2018 तक ऑलमोस्ट 8-9 साल जो है वो इस पूरे अरसे में लगे, जिसमें आप समझ लें कि अगर मैं हमेशा से मैंने आपको बताया कि टीचिंग की फील्ड से मैं एसोसिएट रहा, तो मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट होती थी कि यार एक ऐसा शोबा है जहाँ मैं काम करता हूँ कि वो ज़ाहिर है वहाँ पर ये चीज़ें तो बिल्कुल उसके लिए कोई जगह ही नहीं बनती। कोई जगह नहीं है उसके लिए इस शोबे में ख़ास तौर पे। लेकिन चूँकि मैं एडिक्ट हो चुका था और मतलब आई वॉज पावरलेस, बेबस था मैं चाहता तो था कि यार मैं इसको क्विट करूँ, बट अनफॉर्चुनेटली मैं कर नहीं पा रहा था। मेरे पास कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम नहीं था, कोई ऐसी, और फिर घर वालों से भी ये होता था कि यार अगर शेयर कर दूंगा खुल के, ज़ाहिर पता तो उन्हें था ही, लेकिन खुल के मैंने कभी भी डिस्क्लोज़ नहीं किया था इस चीज़ को कि मैं एडिक्ट हूँ फलां ड्रग का। तो घर वालों से भी हमेशा एक जो है ना गैप रहता था कि यार किसको बताऊँ, कैसे बताऊँ। तो ये हमेशा से प्रॉब्लम रहा। लेकिन
जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो वो चीज़ जो है वो मंजर आम पे आती गई। ऑफ कोर्स चेहरे पे भी नज़र आता है, रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है, बिल्कुल, हाँ, वो तो सारी चीज़ें दिखती हैं, नज़र आने लगती हैं, जॉब डिस्टर्ब हो जाती है। मैं स्कूल में पढ़ा रहा था, कोचिंग में पढ़ा रहा था, होम ट्यूशंस ले रहा था मैं, तो वो ज़ाहिर है उसमें डिस्टर्बेंस आती गई विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो वो ऑफ कोर्स फिर नज़र आता गया घर वालों को, और इस पूरे टेन्योर में आप समझें कि 8 साल निकल गए तकरीबन। तो इन 8 सालों के दौरान जब आप जिन लोगों के साथ रहते थे, यानी कि आपके घर वाले और जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में लोग आपके साथ जुड़े हुए थे, इन लोगों को जब ये चीज़ें पता चली तो इनकी तरफ से आपको किस तरीके का एक समझ लें कि एक रिटेलिएशन देखने को मिला था? ये एक्चुअली जो है वो एक बहुत ही इमोशनल सवाल है। और मुझे थोड़ा सा फ्लैशबैक्स भी आ रहा है। आपने ये सवाल किया ना, तो मुझे एक्चुअली वो जो उनके बिहेवियर्स थे वो मुझे याद आ रहे हैं एक्चुअली। मैं आपको बताऊं, जब मैं एक स्कूल में पढ़ा रहा था, वहाँ पर बहुत अच्छे हमारे एक कोलीग थे। उन्होंने एक दफ़ा मुझसे पूछ लिया, उन्होंने पूछा यार मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी किस्म की कोई ड्रग इस्तेमाल करते हो। तो आई वॉज़ वेरी सरप्राइज्ड कि यार ये क्या हो गया, मतलब यहाँ कैसे पता लग गया, ये तो एक मसला हो जाएगा। और फिर वो मुझसे सीनियर टीचर थे, मैं 9th को पढ़ा रहा था, वो 10th को पढ़ा रहे थे, और काफ़ी टाइम से पढ़ा रहे थे, वो वहाँ पे सीनियर थे। तो मैंने उनसे एडमिट कर लिया, क्योंकि मुझे पता था कि यार ये आज मैं छुपा लूँगा, कल कोई ना कोई चीज़ ऐसी आ जाएगी सामने। मैंने उनसे एडमिट किया कि हाँ मैं करता हूँ और मैं इसको छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उनका जो मतलब मुझे उनके बिहेवियर में एक्सेप्टेंस नज़र नहीं आई। मतलब ऐसा लगा कि यार मतलब ये जो है ना ऐसा नहीं होना चाहिए उनके बिहेवियर में। हालांकि मैं जब इस फील्ड में अब काम कर रहा हूँ तो आई केम टू नो कि यार ये डिजीज़ है और बीमारियों की तरह, लेकिन इसको लोगों ने इतना स्टिग्मेटाइज किया हुआ है। मैं बात करूं अगर अपनी फैमिली की, मैं बात करूं अपने सोसाइटी में जितने लोग हैं, मैं बात करूं रिलेटिव्स की, मतलब किसी भी आप पूछें ज़रा नशा क्या है, वो आपको बोलेगा कि यार नशा लानत है, वो आपको बोलेगा नशा किरदार की ख़राबी है, वो आपको बोलेगा नशा वो लोग करते हैं जिनका कोई काम नहीं होता। बट ऐसा नहीं, ये बाकायदा एक बीमारी है, क्रॉनिक डिजीज़ है, जैसे शुगर है, अस्थमा है, ब्लड प्रेशर है, बिल्कुल इसी तरह नशा भी एक बीमारी है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं है इस चीज़ को लेके। नो वन इज़ रेडी टू एक्सेप्ट कि यार ड्रग एडिक्शन इज़ अ क्रॉनिक डिजीज़, ब्रेन डिजीज़, कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। हाँ, तो लेकिन ये जैसे आपने बताया कि आपके प्रोफेशनल करियर के अंदर, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर लोगों ने इस चीज़ को जब देखा, महसूस किया, तो आपसे बात की, तो प्रोफेशनल लाइफ का जो इस तरीके की बातें हैं वो तो आदमी कुछ हद तक फिर भी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब ये चीज़ आपके घर में पता चली और जब आपके घर वालों की तरफ से रिएक्शन आया, तो वो चीज़ आपकी लाइफ को किस तरीके से डिस्टर्ब करना शुरू किया उसने? यू विल नॉट बिलीव कि ये चीज़ जब घर में रियलाइजेशन हुई ना, ख़ास तौर पे पेरेंट्स को, कि यार अब तो जो है ना मतलब मसला बहुत बढ़ गया है। तो मुझे याद है अच्छी तरह से कि वो फिर वालदा का और ख़ास तौर पे बहनों का और वालदा का स्ट्रेंज बिहेवियर होता था। मतलब लविंग भी होता था, ऐसा नहीं है कि वो बोलते थे कि यार ये तो बस इसने ये शुरू कर दिया अब इसको साइड करो, नहीं, ये नहीं था। ये तो इसके साथ साथ जो है ना एक टॉन्ट भी होता था कि यार मतलब तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, कोई भी नहीं करता, पूरे ख़ानदान में कोई नहीं करता, फैमिली को तो छोड़ो, पूरे ख़ानदान में कभी किसी ने इनफैक्ट सिगरेट नहीं पी, तो आप तो फिर जो है वो नहीं। और फिर इबाद, घर वालों की तरफ से एक बड़ी डिफरेंट स्टाइल के अंदर जो आपके इमोशनली आपको बहुत हर्ट करते हैं, उस तरीके के मैसेजेस आपको मिलते हैं वक्तन फ़वक्तन। और ये मैं हर एक की बात नहीं कर रहा, बट अमूमन हमारे यहाँ ऐसा ही होता है कि जैसे जब कोई जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहा हो और फिर वहाँ पे उसको इस तरीके की एडिक्शन के बाद ये चीज़ सुनने को मिलती है कि यार आपकी भाई बहनें भी हैं, इनकी शादियाँ भी होनी, ये हमारे माशरे का आम एक हिस्सा है। तो ये चीज़ें जो है वो लोगों को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही होती हैं। और आई थिंक कि जिस तरीके से आप अपने उस फेज़ में आप थे और जब वहाँ से आप निकले, तो आई एम वेरी मच श्योर कि आपको बहुत ज़्यादा, स्पेशली बाहर वाले तो थे ही, लेकिन स्पेशली जो घर का आपका माहौल था, जिस तरीके का माहौल आपने बताया कि आपका था, तो उस चीज़ ने आपको बड़ा हर्ट किया होगा और बहुत डिस्टर्ब रहे होंगे आप उस हिसाब से। एग्जैक्टली, बिल्कुल किया। और मतलब मैंने कह रहा हूँ ना कि इस चीज़ की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी ना घर में, मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता था। ये तो इस तरह का सिनेरियो क्रिएट हो गया था। तो घर में अक्सर और बेशतर मेरी वजह से लड़ाई होती रहती थी। सही है, फेवर में तो मेरी कोई नहीं होता था, ना भाई, ना बहन, ना वालदा, ना वालिद।
हाँ, ये है कि किसी न किसी मैटर पे लड़ाई हो रही है, कभी वालदा मुझे डांट रही हैं, कभी मैं घर से चला जा रहा हूँ और फिर बाहर बैठ के मतलब इतना डेस्परेट हो गया हूँ कि यार समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। मतलब ऐसा भी हुआ है, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं बस बाहर बैठ गया, कहीं भी जहाँ जगह मिली मैं बैठ गया और मैं रोए जा रहा हूँ, बस रोए जा रहा हूँ और मेरी समझ नहीं आ रहा कि यार करना क्या है। और फिर मेरा भाई मुझे ढूंढता हुआ आ गया, वो देख रहा है मैं बैठा हुआ फुटपाथ पे रो रहा हूँ, क्यों रो रहा हूँ नहीं पता, बस रो रहा हूँ। तो ये तो खैर आप जो बता रहे हैं कि ये तो बड़े लो लेवल की चीज़ें कि आपने रोना शुरू किया है वो सारी चीज़ें सुनने के बाद। लोग तो यहाँ पे सुसाइड अटेम्प्ट भी करते हैं। बिल्कुल करते हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं इतना एक्सट्रीम पे नहीं गया, ये कह लें कि ये इट्स अ फॉर्चुनेट फॉर मी कि मैं नहीं गया इस तरफ, लेकिन डेस्परेशन बेतहाशा थी। तो इबाद, स्टार्टिंग फ्रॉम 2011 जब से आपने हमें बताया कि ये चीज़ शुरू हुई, मुझे आप अपनी पूरी स्टोरी हम लोगों को यहाँ पे बताएं कि स्टार्टिंग फ्रॉम 2011 टिल द टाइम कि आपकी रिहैब शुरू हुई, वो पूरा प्रोसेस आपका क्या था, किस तरीके से गुजरा था? देखें, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि इसकी शुरुआत तो 2011 में हुई और सबसे पहले जो एक्सपोजर हुआ वो कैनाबिस चर्स यानी कि स्ट्रीट नेम जिसे आप कहते हैं, तो उसी से एक्सपोजर हुआ। एक्चुअली हम लोग जो है वो आई थिंक वी वर यूज्ड टू प्ले रॉड गेम, वो मतलब बहुत शौक़ था हमें उसका खेलने का और हम लोग खेलते थे वो। तो हमने वहाँ कटी पहाड़ी जाना शुरू किया था। दरअसल वहाँ हमारे कुछ फ्रेंड्स थे और वहाँ हमने जाना शुरू किया था सिर्फ रॉड गेम के ही पर्पज़ से, ड्रग उसमें इन्वॉल्व नहीं थी, सिर्फ रॉड गेम के पर्पज़ से। और वहाँ जाकर हम लोग खेलते थे सैटरडे नाइट या फिर जो है वो कोई छुट्टी का दिन है उसके अलावा। तो वहीं पर जो है ना लड़कों को देखा चर्स करते हुए, तो दिल किया कि यार ट्राई कर लेते। वहाँ के जो दोस्त थे उन्होंने ही बोला कुछ नहीं होता, अगर एक आध दफ़ा कर लोगे तो कुछ नहीं होगा। मुझे याद है जब मैंने पहली दफ़ा चर्स पी थी तो गाड़ी में थे हम लोग और मैं गाड़ी में सो गया था। अच्छा। मतलब 2 पफ लिए थे मैंने और फिर उसके बाद मैं गाड़ी में सो गया था। 2:30 बजे का टाइम था रात के, 2 सवा 2 2:30 का टाइम था। और फिर आप समझे मैं सुबह तक सोता ही रहा 5:30 6 बजे तक। जब मैं उठाऊँ तो मुझे पता लगा, मैंने बोला यार ये लोग तो कह रहे थे कुछ नहीं होता और मुझे तो पता ही नहीं है ये 3 घंटे गुजरे कैसे। मुझे दोस्तों ने बताया कि तुम गाड़ी की पीछे वाली सीट पे सो रहे थे। तो वो जो एक प्लेजर, ज़ाहिर है प्लेजर भी फील हुआ उसके, ऐसा नहीं है कि जो है वो सिर्फ स्ट्रेंज फीलिंग्स थी, प्लेजर फीलिंग्स भी आई कि यार मज़ा तो आया था, मतलब इस तरह का माइंडसेट बना। तो ये चीज़ फिर जो है ना आगे चलती रही। मतलब हम जो रॉड गेम खेलने जा रहे हैं, अब उसके साथ साथ एडिशन हो गया किसका, कैनाबिस का। अब दो मकसद हो गए। अच्छा, जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो रॉड गेम कम होता गया, ये चीज़ जो है वो एनहांस होती गई, चर्स जो है वो बढ़ती गई। और मुझे याद है फिर एक टाइम ऐसा आ गया था आफ्टर अ ईयर, ऑलमोस्ट साल बाद तकरीबन, तो हम लोग जाते ही सिर्फ अब किस लिए थे भाई, रॉड गेम तो छोड़ो अब कौन खेलेगा। तो अब जो है वो सिर्फ जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर बैठने और वहाँ पर जो है वो दोस्तों के साथ ड्रग यूज़ करने के लिए। अच्छा, ये सिलसिला चलता रहा। फिर वहाँ पर थोड़ी सी सख्तियाँ हो गई थी। आपको याद होगा उन दिनों जो है आज से 11-12 साल पहले पठान महाजिर का भी बहुत झगड़ा हुआ था। तो हमने फिर वहाँ जाना छोड़ दिया था और फिर हम लोग अपने एरिया में वहीं पर बैठ के हमने इसको कंटिन्यू किया। और 2012, 13, 14, 15 तक यही चलता रहा। मतलब जो है वो, अच्छा एक चीज़ थी कि साथ साथ दूसरे मामलात भी चल रहे थे, घर के भी मामलात चल रहे थे। मैंने कुछ अपना बिज़नेस शुरू किया था, वो भी मैं कर रहा था साथ साथ पढ़ाई भी चल रही थी, साथ साथ जॉब भी चल रही थी सुबह स्कूल में। तो इतना जो है ना किसी को फील नहीं हुआ कि यार प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम तो थी, लेकिन चूंकि वो अभी इतनी एक्सटेंसिव नहीं हुई थी तो वो किसी को नज़र नहीं आ रही थी। बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे चीज़ें थी। जी एग्जैक्टली। लेकिन 2016 में जब हेरोइन का एक्सपोजर हुआ, हमारा एक दोस्त थे वो आया था हमारे पास पहली दफ़ा लेके, और फिर मैंने बोला कि नहीं यार, ये नहीं यार, मतलब एक ज़ाहिर प्रीचिंग्स भी तो होती है ना आपकी, घर की भी प्रीचिंग्स होती हैं, बैकग्राउंड होता है, वो मैटर करता है। लेकिन पीयर प्रेशर भी एक चीज़ है। तो शुरू में मैंने कहा कि नहीं यार ये नहीं करना भाई, ये करते हैं हम लोग, ऑलरेडी हम लोग पेपर वगैरह करते हैं और स्टफ़ लेते हैं, तो ये काफ़ी है मेरे ख्याल में। अभी एक और चीज़ का एडिशन तो समझ में नहीं आता। तो मेरे साथ जो मेरे 2 दोस्त थे उन्होंने इस चीज़ को डिनाई किया और उन्होंने उसको ट्राई किया उसके साथ साथ, लेकिन मैंने नहीं किया। वेरी फर्स्ट टाइम मैंने नहीं किया। मैंने बोला यार ये नहीं करना,
लेकिन जाहिर है अब वो बैठ तो रहे साथ, पीयर प्रेशर तो है। तो मुझे याद है अच्छी तरह से 1 महीने तक मैंने हेरोइन का इस्तेमाल नहीं किया था। 2016 में एक्सपोजर होने के बाद, हालांकि मेरे साथ के जो 2 दोस्त थे मेरे, उन्होंने वो कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, वो कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। 1 महीना ऐसे ही चलता रहा। लेकिन आफ्टर अ मंथ मैंने सोचा कि यार चलो एक दफ़ा इसको मैं पेपर में ही मिक्स कर लेता हूँ, तो क्या होगा, चेक तो कर लेते हैं क्या। तो वो मुझे याद है, आज भी मुझे वो फीलिंग्स नहीं भूलती, क्योंकि वो ज़ाहिर है ड्रग का जो इफ़ेक्ट होता है वो कहते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग है, वो आपके जहन से नहीं निकलता। कुछ ऐसी केमिकल चेंजिंग्स हो जाती हैं ब्रेन में जो आपको, वो जो मोमेंट होता है ना, वो आपको याद रहता है। तो एग्जैक्टली मुझे भी याद है कि वो मैंने बोला कि यार ये क्या चीज़ है, मतलब ये तो कुछ ऐसी चीज़ है जो कि कभी करी नहीं, और ये तो मज़ा आ गया इसमें। तो इस तरह का माइंडसेट बना। और ज़ाहिर है उसके जो यूफोरिक इफ़ेक्ट्स थे, प्लेजरेबल फीलिंग्स थी, वो आई, बिल्कुल आई उससे। और उसी की वजह से ये चीज़ कंटिन्यू फिर हमने की। वो फिर हम वीकली प्लान कर लिया कि भाई हफ्ते में 1 दिन बैठेंगे। अच्छा, स्टफ़ तो चल रहा है, लेकिन हमने बोला यार हेरोइन के लिए हमने एक मखसूस टाइम, मखसूस जगह सेट कर ली कि यहाँ पर बैठेंगे और यहीं पर करेंगे, ताकि ये कंट्रोल रहे। ऐसा ना हो कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। माइंडसेट ये था। लेकिन हमें क्या पता था कि ये चीज़ कहाँ कंट्रोल होगी। ये तो रोकने से ना रोके, ये तो वो चीज़ है, आप रोकें इसको, खड़े हो जाएं, नहीं रुकेगी ये, बिल्कुल। आप पावरलेसनेस की तरफ चले ही जाते हैं। तो मुझे याद है मेरी बड़ी अच्छी जॉब थी स्कूल में। मैं 9th-10th की इंग्लिश पढ़ा रहा था उन दिनों 2016 में। और शाम में मैं जो है वो एक कराची का बड़ा नामवर कोचिंग सेंटर है, उनकी 6-8 ब्रांचेज हैं, वहाँ मैं 9-10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की इंग्लिश पढ़ा रहा था, और उसके साथ साथ होम ट्यूशन्स कर रहा था। तो मेरी अच्छी खासी अर्निंग थी अल्हम्दुलिल्लाह, वाइट कॉलर जॉब थी। लेकिन हेरोइन की इन्वॉल्वमेंट के बाद मुझे याद है, आप समझ लें 2017 शुरू हुआ था, ये अगस्त 2016 में एक्सपोजर हुआ, और ये अगस्त से आप लगा लें जनवरी 2017, कितने मंथ होते हैं, 5-6 महीने होते हैं, 4-5 महीने होते हैं। तो इन 4-5 महीनों में जो है ना, मतलब मेरी जॉब चली गई, ठीक है। फैब की बात है, सॉरी जैन नहीं, फैब की बात है। जॉब ज़ाहिर है वो इतना बढ़ गया, उसका यूज़, हेरोइन का यूज़ इतना बढ़ गया कि वो जॉब, आप समझें, आप बिल्कुल मैंने जाना ही छोड़ दिया। जा रहा हूँ अब प्राइवेट सेक्टर में, आपको पता है टाइमिंग्स आपकी 8 बजे, आप जा रहे हो 10 बजे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4थे दिन बोलेंगे भाई आप जाएं। और फिर नहीं, स्कूल की जॉब की वजह से लोग ये भी बहुत ज़्यादा होता है ना कि स्कूल में जैसे आपका काम टीचिंग का है, तो स्कूल में बच्चों के ऊपर कोई बुरा असर ना पड़े, इस वजह से भी स्कूल वाले बहुत ज़्यादा जो हैं वो केयरफुल होकर आगे चल रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जब ज़ाहिर है ये चीज़ सबको पता लगी ना, तो आप ये जो पॉइंट आपने कहा कि यार ये बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, टीचर इस चीज़, और फिर मुझे खुद भी वो होती थी कि यार अगर मैंने ड्रग किया हुआ है और मैं जा रहा हूँ 10th क्लास में, और फिर मैं वहाँ लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, तो इंसान का ज़मीर तो है ना, बिल्कुल। तो वो अंदर से एक आवाज़ आती थी कि यार क्या कर रहा है बात, मतलब नहीं होना चाहिए ये। लेकिन मैंने आपको बताया कि वो पावरलेसनेस थी कि मैं उस चीज़ को चाह रहा था रोकना, बट आई वॉज नॉट एबल कि मैं उसको रोक सकूं। मैं चाहने के बावजूद भी उसको रोक नहीं पा रहा था। और मुझे याद है शुरू में बिल्कुल हम लोग जो है वो बड़े टोर के साथ जो है वो गाड़ी में बैठ के और जाते थे, और भाई वहाँ पर फ़ोन किया उसको, वो आ गया और उसने हमें सामान दे दिया, और फिर उसको हमने जो है वो 500 रुपये या 600 रुपये हमने उसको इजाफी दे दिए भाई। ये भी एक टाइम था, ये भी एक टाइम था। और क्वांटिटी में ले ली, 15,000 20,000 की एक साथ ले ली, बार बार ना जाना पड़े, 10,000 की। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा भी आया, अच्छा आप देखें इसमें ज़्यादा टाइम नहीं है, ये 2017 की शुरुआत है, 2017 पूरा है, 2016 के 4 महीने, 2018 के शुरू के 2 महीने, ओवरऑल आप इन्हें जमा कर लें तो ये बनते हैं तकरीबन 18 महीने, 16 से 18 महीने ये बनते हैं। 16 से 18 महीने मैंने हेरोइन यूज़ किए, इसके साथ साथ बीच में क्रिस्टल भी 2-3 महीने मैंने यूज़ किया। तो इन 18 महीनों में के गुजरने के बाद मुझे याद है अच्छी तरह से कि मेरे पास ना जॉब थी, ना मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम था, ठीक है। मैं अगर अपनी फ़िज़िकल हेल्थ की बात करूं तो मेरा वेट 68 से जो है वो 52-51 पे आ गया, 17-18 किलो वेट मैंने लूज़ कर लिया। फिर उसके साथ साथ जो मेरा सोशो इकोनॉमिक स्टेटस था वो बहुत बुरी तरह से मुतासर हुआ। मेरे जो लोगों से मामलात थे, अब देखें ना, मैंने आपको बताया मैं सोशली हमेशा से बहुत एक्टिव रहा, ख़ास तौर पे अब जो पढ़ा रहा है उसके स्टूडेंट्स हर जगह हैं, स्कूल में
कोचिंग में, होम ट्यूशन्स हैं, तो फिर एक ये चीज़ तो रिस्पेक्ट का जो एक लेवल था ना वो भी डैमेज होता गया विद द पैसेज ऑफ टाइम। और फिर घर की मैं बात करूं तो घर में मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि यार घर में जो है वो लड़ाई हो रही है, किसकी वजह से? मेरी वजह से। प्रॉब्लम्स आ रहे हैं किसकी वजह से? मेरी वजह से। मुझे याद है अच्छी तरह से जो है वो एक दिन बस वालिदा ने कुछ कह दिया कि भाई तुम तो जो है वो सिर्फ घर आते हो और खाने के लिए आते हो और सोने के लिए आते हो, और तो तीसरा कोई काम नहीं है तुम्हें। ये तो वो एक वर्ड इस्तेमाल करती थी, सराय का, जस्ट लाइक होटल। बिल्कुल। कि वहाँ पर तो यही 2 काम होते हैं, बंदा खाने के लिए जाता है और सोने के लिए जाता है। तो कहने लगी तुम तो इसलिए आते हो और बस फिर चले जाते हो सारा दिन घर से बाहर, जब सोना होता है तो आ जाते हो, जब खाना खाना होता है तो आ जाते हो। तो मुझे इतना हर्ट हुआ था ये कि मैं बाहर चला गया और बस बगैर बताया मैं चला गया, और बाहर जाके जो है वो बैठ के मैं फुटपाथ पे, मेन रोड के फुटपाथ पे मैं बैठ के रोए जा रहा हूँ सारों कतार के, यार अम्मी ने ऐसे बोल दिया। हालांकि वो बीइंग अ मदर वो तो बिल्कुल ठीक कह रही है, बिल्कुल सही बात कि यार उनका जवान बच्चा वो हाफिज कुरान, पढ़ा लिखा और टैलेंटेड बच्चा वो वेस्ट हो रहा है, तो उनके जो इमोशंस है वो अपनी जगह है। लेकिन चूंकि मैं इन्वॉल्व हूँ ड्रग में, तो मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पीछे लगी हुई है, लेकिन दरअसल चाह तो मेरी भलाई रही है, लेकिन चूंकि ब्रेन में इतनी केमिकल चेंजिंग्स हो गई थी कि जो दोस्त थे वो दुश्मन नजर आ रहा है और जो दुश्मन है वो दोस्त नजर आ रहा है। इस तरह के मामलात हो गए थे। तो जैसे जैसे ये टाइम गुजरा ना, आप यकीन करें कि फिर एक टाइम ऐसा भी आया कि मैंने आपको बताया अभी शुरू में कि जो है वो हम टिप दे रहे हैं भाई 500,000 रुपये तो सिर्फ उसको लाने के, और फिर एक टाइम ऐसा भी आया कि 500 रुपये भी नहीं है कि ड्रग कैसे करें, समझ नहीं आ रहा अब कैसे करें। जो अपनी चीज़ें थी, मोबाइल था, अपनी बाइक थी, अपनी जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो चीज़ें भाई कभी उसको कुछ बेच दिया, कभी कुछ बेच दिया, कभी यहाँ से पैसे, कभी वहाँ से पैसे, कभी भाई से पैसे, कभी बहन से पैसे, कभी वालिद से। अब ज़ाहिर है हम लोग तो जो है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, तो हमारा तो सोर्स ऑफ इनकम जो है वही हमने उससे पूरा महीना चलाना है। सही। जो कमाते हैं वही खाते हैं। सही। अब ऐसा तो नहीं है कि बैंक बैलेंस है, हाँ भाई लेते रहो लेते रहो लेते रहो, ऐसा तो नहीं है। तो ज़ाहिर है घर वालों ने बोला भाई कहाँ से दें, कितने दें और कहाँ से दें, कब तक दें, ये तो इसका तो कोई हल नहीं है। आज आपको 1,000 रुपये दे दिए, कल दे दिए, परसों दे दिए, फिर तो ये तो चलता रहेगा। तो इसको ब्रेक डाउन करो किसी तरह से, लेकिन मुझे तो कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था, ब्रेक डाउन कैसा करूं। सही है। और फिर इसके साथ साथ जो है वो इतने कोई ऐसे मामलात हैं कि ज़ाहिर है पुलिस, आपको पता है आप जब ड्रग्स लेने जाते हो तो वहाँ पर तो कुछ भी हो सकता है, वो रिस्क सिचुएशन होती है, या हाई रिस्क फैक्टर्स में आती है ये चीज़ कि क्या पुलिस की रेड आ गई, या फिर जो है वो वहीं पर ही भगदड़ मच गई, वहाँ पर ही एक दूसरे को मार रहे हैं, ड्रग नहीं है तो उसके पैसे छीन लिए, वो ब्लेड मार दिया, लड़के इस तरह से भी कर रहे होते हैं। तो इस दौरान आपके साथ कुछ ऐसे वाकयात, कुछ कभी ऐसा हुआ कि आप कभी किसी चीज़ ये ड्रग लेने के लिए गए हों और वहाँ पे कोई पुलिस की रेड हुई हो या इस तरह का? मुझे याद है एक वाक़या मुझे याद है, और हुए तो कई सारे, मैं आपसे एक शेयर करता हूँ कि जो है वो मैं स्कूल 2018 की बात है ये, और मैं स्कूल में पढ़ा रहा था एक, और वहाँ से मैं निकला, मुझे 8 बजे जो है वो स्कूल पहुँचना होता था, मैं घर से निकला तकरीबन 7:30, लेकिन वो बहुत टाइम हुआ था, मैंने सोचा ऑफ़ करके जाऊँगा, जुम्मे का दिन था, मैंने कहा जल्दी ऑफ़ हो जाता है 12:15 पे, फिर मैं चला जाऊँगा। तो पैसे थे नहीं मेरे पास, मैंने बोला यार मैं जाऊँगा तो करूँगा क्या। मैंने अपने एक कुलीग से बोला कि यार, जो वहाँ पर ज़ाहिर है किसी को नहीं पता था, मैंने अपने कुलीग से कहा कि जो है वो मुझे आप कुछ पैसे दें तो मैं आपको सैलरी पे रिटर्न कर दूँगा। उन्होंने मुझे वो पैसे दिए, मैं वो पैसे लेके जो है वो ड्रग लेने गया हूँ ऑफ़ करके। तो बस मैं वहाँ पहुँचा हूँ और वहाँ मोबाइल आ गई, मैंने वाइट सूट पहना हुआ था, उन्होंने आओ देखा ना ताओ, उन्होंने ऐसे ही पकड़ा और मोबाइल में बिठा लिया, बस कोई बात ही नहीं की ना, बस वो आए उठाने थे, और वो अपने साथ ले गए थाने में। वहाँ थाने में जो है वो उन्होंने तलाशी ली, तो जो पैसे थे वो ले लिए। अब मैं उन्हें कह रहा हूँ, मैंने बोला भाई मैं ड्रग लेने थोड़ी आया हूँ, आप मेरा हुलिया देखो, लेकिन वो ज़ाहिर है उन्होंने ऐसे स्पॉट से मुझे पिक किया था, तो वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं। वो कह रहे हैं नहीं भाई आप वही लेने आए हो, हालांकि मेरे पास से कोई ऐसी चीज़ बरामद नहीं हुई थी, लेकिन चूंकि वो स्पॉट ऐसा था कि वहाँ पर जो है वो मशकूक लोग ही खड़े होते हैं, नॉर्मल बंदा कोई खड़ा ही नहीं होगा। तो उन्होंने जो है वो पैसे भी ले लिए और फिर लॉकअप किया। लॉकअप में ये है कि उन्होंने 1-1.5 घंटे बाद कहने लगे किसी को बुलाओ, इतने पैसे मंगाओ,
तो फिर मैंने उनसे बोला कि भाई ज़ाहिर है कौन आएगा, मैंने उन्हें बताया, मैंने बोला मेरा घर काफ़ी दूर है, इस तरह से मैंने उन्हें थोड़ा सा किया। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है आप चले जाए, आप उन्होंने जाने दिया। तो इस तरह के और भी कई वाक़यात हैं मुझे याद आते हैं जब तो मैं बोलता हूँ कि यार मतलब ये सब क्या था। और घर ख़ास तौर पे जो है ना, एक जो चीज़ मुझे आज तक क्लिक होती है वो ये होती है कि फैमिली बैकग्राउंड। मैंने आपको बताया कि रिलीजियस और एजुकेशनल, तो उसमें जो है ना इस चीज़ के लिए जगह नहीं बनती। मुझे बार बार जो है ना मेरी सेल्फ इस्टीम पे आप समझें कोई जो है ना हथौड़े बरसा रहा होता था कि भाई क्या कर रहा है, कहाँ लग गया, किन चक्करों में लग गया, किसके साथ लग गया। ये सारी चीज़ें जो है ना दिमाग में आती हैं। और फिर मज़े की बात, रोज़ रात को सोचता था कि यार कल से नहीं करूँगा। नहीं, वो उस प्रोसेस से निकलना वाकई में बड़ा मुश्किल होता है और उसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर की ज़रूरत आप यकीन करें, रात में मैंने सोचा कि यार मैं कल से नहीं करूँगा। और ये ऑलमोस्ट आपको पता है जब बंदा रात को सोने के लिए लेटता है ना कोई भी बंदा, तो एक नेचुरल एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि वो बंदा सेल्फ टॉक करता है। कोई भी हो, वो एडिक्ट है नॉन एडिक्ट है, कोई भी बंदा है, वो रात को सोते हुए खुद से बातें करता है कि यार मैंने अच्छा दिन कैसा गुजारा, क्या किया मैंने, क्या मेरी अचीवमेंट्स थी, क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो ये हर बंदा अपने से बात करता है, तो मैं भी करता था। तो मैं हमेशा ये बोलता था कि नहीं यार बस हो गई, अब कल से नहीं करना। लेकिन जैसे ही कल हुई तो कल सबसे पहला थॉट ये था कि अगर ड्रग है तो इट्स ओके, नहीं है तो उसको हासिल कैसे करना है। सारी जो रात की प्लानिंग थी, सारी जो रात में मैंने जो सोचा, मैंने मंसूबाबंदी की, वो धरी की धरी रह गई। मतलब इसकी पावरलेसनेस के आगे कुछ भी नहीं है। ना फादर है, ना मदर है, ना बहन है, ना भाई है, ना बीवी है, ना बच्चे हैं, कोई कुछ भी नहीं है। बंदा मैं बस ये बोलता था कि यार बस सही है। घर में आप यकीन करें, घर में जो है वो मैयत हुई हमारी नानी की, और मुझे अच्छी तरह से याद है, वो 2017 की बात है। वो हमारी नानी का ये कहना था कि हम मेरे जो आखिरी जो रसूमात होती हैं वो भाई हमारे घर से होंगी। रहती वो दूसरे घर, अपने घर में थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि हमारे घर से। वो अम्मी से बहुत ज़्यादा उनका था अटैचमेंट। तो मुझे याद है उनकी डेथ हुई, सब लोग जो है वो ज़ाहिर है, अब आपको पता है डेथ के वक्त घर में कैसा माहौल होता है, मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन मुझे याद है कि यार मुझे जो है ना एक ही फिक्र थी कि यार मेरे पास ड्रग नहीं है। वो उनको जो है वो सर्द खाने लेके जा रहे हैं भाई और वालिद साहब एम्बुलेंस में, और मुझे ये फिक्र है कि मैं किस तरह से मुझे मौका मिले और मैं बाइक स्टार्ट करके जाऊं और मैं अपना काम कर आऊँ। और उनको गुस्ल करा रहे हैं। तो मेरे जहन में ये चल रहा है, अच्छा यार अब मैं ले तो आया हूँ, लेकिन अब मैं करूँ कहाँ। ज़ाहिर है मैयत के घर से जाना भी मुनासिब नहीं है, पूछेंगे कहाँ चलेगा इस टाइम, कौन सा काम है। बिल्कुल। तो मतलब इतनी एक्सट्रीम पे जब देखें ना, आप देखें आपके कोई प्यारा है, आपका कोई लव वन है, वो चला गया दुनिया से, इससे बढ़ के क्या होता है? नहीं, बिल्कुल कुछ सही भी बात नहीं है, होता। बिल्कुल लेकिन सही ड्रग बात है। के आगे कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो वो जो टाइम, ऑब्वियसली मैं जाहिर सी बात है कि वो आपके साथ गुजरा, और उस चीज़ को जो आप फील कर सकते हैं तो और कोई भी नहीं कर सकता। बट ये कि मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि वो कितना एक डिफ़िकल्ट टाइम होगा किसी भी इंडिविजुअल के लिए। तो ये बात यहाँ पे ये मुझे बताएं कि ये जब आपका ये सारा प्रोसेस से आप गुजर रहे थे जिस वक्त, तो ये रीहैब का ख्याल आपके दिमाग में कब आया, और ये रीहैब की तरफ आप किसी के कहने पे गए या खुद अपनी विल पावर से गए थे? अच्छा, इसका मैं जो है वो 100% जो क्रेडिट देना चाहूँगा ना, रीहैब का एक्सपोजर का आप कह रहे हैं, तो वो मैं अपने फादर को देना चाहूँगा। अल्लाह ताला जो है वो उन्हें बहुत लंबी ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती के साथ दे। उन्होंने मुझे तो कोई प्लान ही नहीं था, मैं आपको बताऊँ, मेरा इरादा ही नहीं था, लेकिन बेबस भी था, समझ भी नहीं आ रहा था क्या करूँ। ड्रग को कंटिन्यू करने के रिसोर्सेज भी नहीं थे, और उसको छोड़ने के लिए भी समझ नहीं आ रहा था करूं तो क्या करूं। लेकिन फादर ने फिर बिठाया और उन्होंने कहा कि यार सही है, जो हो गया सो हो गया, लेट इट बी। अब आगे का प्लान करो कि किस तरह से आपने इससे बाहर आना है और कैसे दोबारा से अपने आप को आपने खड़ा करना है। तो मतलब फादर का इसमें बेतहाशा सपोर्ट था, और उन्होंने कभी भी मुझे ये नहीं बोला कि यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ इट। उन्होंने कहा तुम कर सकते हो, बिल्कुल तुम कर सकते हो, पूरा पोटेंशियल है तुम्हारे अंदर, सारी क्वालिटीज़ हैं, तो बिल्कुल तुम इसको कर सकते हो। तो फादर ने जब मुझे इनकरेज किया ना,
तो फिर मैंने बोला चलो यार करते हैं। और फिर उसी वक्त मैंने ये प्लान किया। इसके साथ साथ मैं एक और नाम यहाँ पर लेना चाहूँगा। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उनका, डॉक्टर जलाल। आज भी वो, मैं उनसे टच में हूँ। वो एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। वो जहाँ मैंने रिहैब किया वहाँ तो वो नहीं होते, लेकिन उन्होंने रेफ़र किया था मुझे। और आज भी जो है वो मेरे बहुत अच्छे उनसे ताल्लुकात हैं। तो अगर ओवरऑल मैं देखूँ ना, तो सबसे पहले मेरे फादर, उसके बाद जो है वो डॉक्टर जलाल, और उसके बाद मेरे मेंटोर लियाकत इलियास, उनका नाम भी मैं मेंशन करना चाहूँगा। ये 3 नाम ऐसे हैं जिन्होंने, मतलब आप समझें, इन्हीं की वजह से टर्न अराउंड हुआ। ये 3 नामों की वजह से। तो ये आपके लिए मेजर मोटिवेशनल फोर्स बने ये तीनों। एग्जैक्टली ये तीनों लोग जो है वो इन्हीं की वजह से मैं अगर आज बैठा हूँ। ऑफ कोर्स माँ की दुआएं, इससे तो कुछ इनकार ही नहीं है ना। तो दुआएं वो तो सारी ज़िंदगी आपको पता चलती रहती हैं। तो ये कुछ पर्टिकुलर लोग थे जिनकी वजह से मैंने रिहैब करने का फैसला किया। तो ये बात, ये आपको जो रिहैब हुआ था, इसका प्रोसेस क्या होता है? मतलब किस तरीके से आप जाते हैं और क्या ट्रीटमेंट होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। अच्छा, ये मैं आपको इसके बारे में ये बता सकता हूँ कि आप समझे रिहैब की एक अलग दुनिया है, एक अलग साइंस है। रिहैब में फॉर्चुनेटली कि मैंने जहाँ रिहैब किया वो बहुत अच्छा रिहैब है। द हीलिंग होम नाम है उसका, और ये अपना डिफेंस व्यू में है ये। और इससे जो है वो आप समझेंगे बिल्कुल जैसे नाम से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, द हीलिंग होम, घर का जो है वो एक इन्वायरमेंट है। मतलब ऐसा आपको फील ही नहीं होता कि आप जो है वो रिहैब में हो। लेकिन चूंकि ड्रग जब बंदा छोड़ता है तो उसको विड्रॉल्स होते हैं। अब विड्रॉल्स में डिफरेंट, मैं चूंकि हेरोइन करता था तो मुझे विड्रॉल्स में क्या होता था, मुझे बॉडी पेन हो रहा है, ठीक है, लैक्रिमेशन होती थी, नाक से पानी, मुंह से पानी, रिनोरिया, ना आँखों से पानी, ठीक है, ये सारी जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं। तो शुरू में मेडिकेशन के थ्रू उन्हें रोका जाता है। कुछ मेडिकेशन, कुछ विल पावर, इन दोनों चीज़ों से मिल के जो है वो इस विड्रॉल से गुजारते हैं किसी भी पेशेंट को। और फिर जब एक विड्रॉल से निकल आता है बंदा, मतलब फिज़िकली वो अब आगे बढ़ रहा है, स्टेबल हो रहा है फिज़िकली, तो उसके बाद जो है वो फिर मेंटल हेल्थ को बेहतर करने के लिए जो काउंसलर्स हैं वो प्लान करते हैं कि भाई कैसे इस पेशेंट को मेंटली स्टेबल करना। फिज़िकली तो हो रहा है क्योंकि टाइम से सो रहे हैं, टाइम से उठ रहे हैं, 3 टाइम खाना खा रहे हैं, तो फिज़िकली तो बंदा इम्प्रूव कर रहा है। लेकिन मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए क्या होता है कि वहाँ पर जो है वो साइको एजुकेशन ग्रुप्स होते हैं, जस्ट लाइक स्कूल। आपने स्कूल में देखा ना, पीरियड्स होते हैं डिफरेंट, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश। तो बिल्कुल इसी तरह से रिहैब में भी साइको एजुकेशन क्लासेस होती हैं, जिसमें काउंसलर, जिसमें रिकवरिंग काउंसलर, जिसमें मेडिकल डॉक्टर्स, हर कोई अपनी फील्ड के हिसाब से जो है वो अवेयरनेस देता है कि आपने कैसे ड्रग को छोड़ना है और फिर कैसे उसको छोड़े रखना है। इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस कि छोड़ना तो सही है, छोड़ दिया, लेकिन उसको कैरी करना है आपने, कैसे उसको माशरे में आपने सर्वाइव करना है, उन्हीं लोगों में, उसी घर में, उन्हीं लोगों के साथ वही सारे फैक्टर्स होंगे, तो आपने सर्वाइवल आपका कैसे मुमकिन होगा। तो ये दरअसल वहाँ पर इसकी प्लानिंग बताते हैं कि भाई साइको एजुकेशन ग्रुप में। फिर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी होती हैं। मूवी का दिन है भाई, सैटरडे संडे। संडे को फैमिली आती है और सैटरडे को आप घर वालों से बात कर सकते हैं, संडे को मिल सकते हैं। फिर आप मूवीज़ देखें, इंडोर गेम्स हैं, कैरम है वहाँ पे, वहाँ लूडो है, वहाँ पर जो है वो चेस है। मतलब इंडोर गेम्स जो होते हैं ये सारी चीज़ें भी वहाँ अवेलेबल है। लेकिन शुरू में तो बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा होता, बंदा बोलता है बस किस तरह से निकले यहाँ से। बिल्कुल, जाहिर है आपसे नशा छीन लिया, बिल्कुल, जो वो एडिक्शन आपको जो है वो वापस बार बार बुला रही होती है। अब आपसे नशा छीन लिया तो आप कैसे रहोगे। लेकिन चूंकि वो रखते हैं एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है कि भाई आपने 90 डेज एक जगह में रहना है। 90 डेज के बाद जो है वो आप को परमिट मिलेगा कि आप होम विजिट कर सकते हो, या फिर आप जो है वो आगे फर्दर जो भी आपका प्लान है। अच्छा, ये जो आपने बात की 90 डेज वाली, ये बताइएगा कि ये क्या 90 डेज सारे लोगों के लिए फिक्स 90 डेज होते हैं, या ये पेशेंट के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि ये 90 डेज या 120 डेज या 60 डेज, ये पेशेंट के हिसाब से डिसाइड करते हैं, या सबके लिए फिक्स है कि 90 डेज होते हैं? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊं कि बीइंग एन एडिक्शन प्रोफेशनल, अब चूंकि ज़ाहिर है मैं इस फील्ड में काम भी कर रहा हूँ और सर्टिफाइड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप समझे क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करता है।
ज़रूरी नहीं है कि एक प्लान जो आपने एक पेशेंट के लिए बनाया है वही प्लान दूसरे पेशेंट के लिए सूटेबल हो. दिस इज़ नॉट नेसेसरी एट ऑल. हाँ, आपने जो बात की ना, हो सकता है कुछ क्लाइंट जो है वो स्टबर्न होते हैं, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं मुझे छोड़ना ही नहीं है. तो कुछ क्लाइंट को जो है वो 180 डेज़ भी लगते हैं. ऐसा नहीं है कि 90 डेज़ बस फिक्स्ड है, आपने उसी में से हर किसी को गुजारना है. तो ये क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी कर रहा होता है डेज के एतबार से. मतलब ये पेशेंट की इंटेंसिटी के हिसाब से डेज ऊपर नीचे होते हैं. एग्जैक्टली, इंटेंसिटी की. तो इबाद, यहाँ पे मैं एक सवाल आपसे जो पूछना चाह रहा हूँ वो ये कि रिहैब के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं हमारे मुल्क के अंदर, क्योंकि ड्रग एडिक्शन बहुत कॉमन होती जा रही है और काफ़ी पहले से हो रही है ये. तो रिहैब के अंदर आपको लगता है कि जाने वाले लोगों में से कितने % ऐसे लोग हैं जिनको रिहेबिलिटेशन का सही फ़ायदा होता है, या ये मतलब केस टू केस ये भी वेरी करता है कि भाई कुछ को हो गया कुछ को नहीं हुआ? अच्छा, ये फ़ायदे की जो आप बात कर रहे हैं कि किन लोगों को फ़ायदा होता है और कितने % लोगों को फ़ायदा होता है, तो पहले मैं ज़रा आपको कुछ स्टैट्स बता दूं. पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो तकरीबन 67 लाख 6.7 मिलियन पीपल जो है वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हैं और वो मुख्तलिफ सब्सटेंसेस इस्तेमाल कर रहे हैं. ऑल्दो इसमें जो है वो अल्कोहल और टोबैको इंक्लूडेड नहीं है. अगर आप इनको भी इंक्लूड कर लेते हैं तो इसकी जो तादाद है वो और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. अब डिलेमा ये है कि पाकिस्तान में जो है वो इस वक्त आप समझ लें अगर 1000 भी रिहैब है तो उसमें जो टोटल कैपेसिटी है वो तकरीबन 30 से 35-40 हज़ार पेशेंट्स की कैपेसिटी है. और आप देखें कितने मतलब लाखों में लोग नशा कर रहे हैं और ट्रीटमेंट के लिए जो फैसिलिटी है वो सिर्फ हज़ारों में. तो और इसमें से भी फ़ायदा किन लोगों को हो रहा है? फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को हो रहा है, एक तो ये कि फैमिली उन्हें सपोर्ट करे, नंबर 1 ट्रीटमेंट के लिए. फिर दूसरा, पेशेंट जब थोड़ा मेंटली और फिज़िकली बेहतर हो जाए तो वो अपनी विलिंगनेस भी शो करे साथ साथ. और फिर तीसरी चीज़ ये कि रिहैब के बाद जो चीज़ें उसे सिखाई गई हैं, लाइक पुराने दोस्तों से नहीं मिलना, पुरानी जगहों पे नहीं जाना, उन लोगों से रब्ता नहीं करना जो आपको ड्रग्स की तरफ ले जा सकते हैं, उन लोगों से बात नहीं करनी. तो मतलब जो आपको प्रीचिंग्स जो आपने रिहैब से सीखा है, जो तालीमात आपको रिहैब से मिली हैं, अगर आप उसे फॉलो कर रहे हैं और आपने रिहैब से जो है वो अपना फॉलो अप अच्छा स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है, तो इट मीन्स कि आप जो है वो अपनी रिकवरी को सस्टेन कर रहे हैं. लेकिन जो लोग रिहैब के बाद अपने इदारे से जो जहाँ से भी उनका ट्रीटमेंट है, अगर वो उनसे एसोसिएट नहीं है, अगर वो वहाँ पर फॉलो अप के लिए नहीं जा रहे हैं, अगर वो अपने काउंसलर से राब्ते में नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो दोबारा से कभी भी जो है वो ड्रग्स शुरू कर सकते हैं. तो इसका रेशो आप ये समझ लें कि अगर दूसरी क्रॉनिक डिजीज़ की आप बात करें ना, लाइक हाइपरटेंशन है, एस्थमा है, इनकी भी अगर आप बात करें तो इसका भी रिलैप्सिंग जो रेशियो है वो बहुत हाई है. 60 to 70% ब्लड प्रेशर और एस्थमा का रिलैप्सिंग रेशियो है. लेकिन हम एडिक्शन की जब बात करते हैं तो इसका रेशियो इन दोनों के बाद आता है. ऑलमोस्ट 30 to 40% जो है वो इसका रिलैप्सिंग रेशियो है कि लोग दोबारा से जो अगर 1000 लोगों का इलाज हो रहा है, सपोज़ इसको आप ऐसे समझ लें कि अगर 1000 लोगों का इलाज हो रहा है तो उसमें से आप समझ लें कि सिर्फ 30% या 40% लोग ऐसे हैं जो नशे को छोड़ पाते हैं. क्यों? उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये है कि इसको समझने की ज़रूरत है ना, कि भाई बीमारी है क्या और उस बीमारी से आपने निकलना कैसे, ये बहुत ज़रूरी है. लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, मैं आपको अपनी माइंडसेट बताऊं कि जब मैं ट्रीटमेंट के लिए आया तो मुझे भी ऐसा लगता था कि यार विड्रॉल्स 10-15 दिन में गुजर जाते हैं, उसके बाद तो सब अच्छा है, अब तो फिजिकली भी नीड भी नहीं है, अब तो जो है वो दर्द भी नहीं हो रहा, तो फिर क्या ज़रूरत है रिहैब में रहने की. लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया मुझे पता लगा कि यार सिर्फ विड्रॉल से गुजरना हल नहीं है, बल्कि मेंटल हेल्थ की स्टेबिलिटी और फिर फिजिकल हेल्थ की स्टेबिलिटी, आपके पास साइको एजुकेट आप हो, आपको ये पता हो कि आपने ड्रग को छोड़ना कैसे. ये पूरा आपको 90 डेज वाला प्रोसेस बता रहे हैं. जी. तो जो मतलब रिहैब में रहते हुए वहाँ पर जो सिखाया जा रहा है उसको अच्छी तरह से सीख रहा है और फिर निकलने के बाद उस पर अमल कर रहा है, तो आप समझ लें कि वो नशे को छोड़ने में कामयाब हो जाएगा. लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर रहा तो वो कभी भी दोबारा से ड्रग की तरफ जा सकता है. तो अच्छा, ये बात कि जब रिहैब से आपने अपना जो भी जिस बंदे का टाइम फ्रेम उन्होंने बताया 90 दिन 60 दिन या 180 दिन, तो वहाँ से जब वो टाइम उसने सक्सेसफुली बंदे ने अपना गुजार लिया, बाहर आने के बाद उसको क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है? सबसे पहली चीज़ जो उसको ख्याल रखना चाहिए वो ये रखना चाहिए कि जो चीज़ उसे नशे के लिए ट्रिगर करे
याद दिलाए उसे नशे की, वो उन चीज़ों से दूर रहे। जस्ट लाइक क्या क्या, अगर आपका कोई दोस्त ऐसा है जिसके साथ आप ड्रग करते हैं तो आपने अब उससे नहीं मिलना। आपने कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ है जो आप नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो अब आपने उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना। कोई ऐसी मखसूस जगह है जहाँ पर जाकर जो है वो आपको नशे की याद आएगी, ट्रिगर होगा, तो आपने उस जगह पे नहीं जाना। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो जब पेशेंट वहाँ से जा रहा होता है तो वैसे तो 90 डेज़ में ही बता दी जाती हैं, लेकिन उसकी एक ब्रीफ इंटरवेंशन भी जो है वो उस वक्त होती है जब वो जा रहा होता है कि भाई अब उसे बताया जाता है कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है ना वो तमाम चीज़ों से परहेज़ करें जो आपको दोबारा ड्रग की तरफ ले जा सकती हैं। अच्छा, रिहैब सेंटर्स आपने जैसे बताया कि हमारे यहाँ जो लोग रिहैब में जाने वाले हैं या जिनको जाना चाहिए वो बहुत ज़्यादा हैं और रिहैब सेंटर्स हमारे यहाँ कम हैं, लेकिन ये मुझे बताएं कि जो रिहैब सेंटर्स हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, क्या उनमें काम सही तरीके से हो रहा है या वहाँ पे भी बेहतरी की ज़रूरत है? एक्चुअली ये एक बहुत चैलेंजिंग फील्ड है। मैं आपको बताऊं कि अगर आप बात करते हैं एडिक्शन ट्रीटमेंट की, तो ये और दूसरी बीमारियों की तरह नहीं है। ये एक बड़ी टिपिकल बीमारी है। इसे कनिंग एंड बैफलिंग डिजीज़ कहते हैं, चालाक और अय्यार बीमारी। मतलब ऐसी बीमारी है जिसके लिए आपका एक्सपर्ट होना और आपके पास एडिक्शन के हवाले से, एडिक्शन ट्रीटमेंट के हवाले से एक्सपर्टीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बताऊं कि जो हमारा इंटरनेशनल क्राइटेरिया है ना ट्रीटमेंट का, तो वो तो बहुत ज़्यादा टफ भी है और चैलेंजिंग भी है। उसमें आप समझें कि अगर आप इंटरनेशनली इसको देखें ना कि आपके पास कितने सर्टिफाइड लोग हैं जो एडिक्शन ट्रीटमेंट में काम कर रहे हैं, तो मैं आपको नंबर्स बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे। जो इंटरनेशनली सर्टिफाइड हैं एडिक्शन ट्रीटमेंट में काम करने के लिए, वो बहुत, आप समझ लें, आटे में नमक के बराबर हैं। लेकिन बाकी जो लोग भी काम कर रहे हैं तो यकीनन वो भी एक्सपर्ट हैं और उनको एक्सपर्ट होना भी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया ना बहुत टिपिकल बीमारी है, आसान बीमारी नहीं है। आपको अगर इसमें से निकलना है तो आपने जो है पूरी जान मारनी पड़ेगी, तो आप इसमें से निकल पाएंगे। मैं आपको बताऊं, हमारे एक मेंटोर है जो मैंने नाम भी लिया, लियाकत इलियास, कि वो ये कहते हैं कि यार जब कोई बंदा नशा छोड़ता है ना और वो फिर दोबारा से नॉर्मल लाइफ की तरफ आता है, तो वैसे नॉर्मली तो सैल्यूट एक हाथ से होता है ना, तो उस बंदे को दोनों हाथ से सैल्यूट है कि वो इतना बड़ा काम कर रहा है, नॉर्मली लोग कर नहीं पाते। लोग बोलते हैं कि यार नहीं हो पाएगा, मतलब कैसे करेंगे इसको, इतनी इसमें एंजाइटी है, इतना इसमें डिप्रेशन है, इसमें इतनी डेस्परेशन है, लोग बोलते हैं यार ये नहीं हो पाएगा। तो जो इस काम को कर रहा है, जैसा भी कर रहा है, मैं ये बोलूँगा कि वो, मैं समझता हूँ, बहुत बड़ा काम कर रहा है। अभी कराची में जितने भी रिहैब हैं, आप ये समझ लें, अगर वो नशा छुड़वाने के लिए जो भी अपनी एफर्ट्स लगा रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो बहुत अच्छी हैं। मैं किसी को ज़ाहिर ये नहीं कह सकता कि वो गलत काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको देखें कि प्रोफेशनलिज्म की थोड़ी सी कमी है हमारे रिहैब्स में। अगर आप ओवरऑल कराची में देखें तो प्रोफेशनलिज्म का जो है वो थोड़ा सा फुकदान है। लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ अगर वो उसमें बेहतरी ले आए मज़ीद, तो ये जितना काम अभी हो रहा है उससे मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। और साथ साथ रिहैब का जो स्टाफ है उनका भी कॉम्पिटेंट और ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्हीं के हाथों से तो निकल रहा है वो। तो मतलब देखिए ना, अगर स्कूल में कोई टीचर कॉम्पिटेंट नहीं है, वो इतना केपेबल नहीं है कि वो एक स्टूडेंट को लेके चल सके, तो स्टूडेंट का तो पे अल्लाह ही हाफिज है। हाँ, बिल्कुल। तो वो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद भी आई थिंक रिहैब के विजिट्स पेशेंट्स के होते रहते होंगे। बिल्कुल होते हैं, फॉलो अप सिस्टम होता है। हमारा अपना सिस्टम ये है कि हम जब पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं अपने पास से, तो हम उसे वीकली फॉलोअप के लिए बुलाते हैं। एक मखसूस दिन, मखसूस टाइम वो हमारे पास आता है और वहाँ बैठता है, अपनी पूरे हफ्ते की जो उसकी शेयरिंग होती है वो करता है वहाँ पर आकर, और बताता है कि मेरी क्या प्रोग्रेस है और मैं कितना जो है वो प्रोग्रेस कर रहा हूँ विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये बिल्कुल एक क्राइटेरिया सेट है इसके लिए। सही। अच्छा, ये बात कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में हमारे यहाँ ये चीज़ें, ड्रग एडिक्शन और ये सारी चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन होती चली जा रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। आपको क्या चीज़ लग रही है इस मामले में कि किस लेवल पे जाके लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है? बिकॉज जो कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने वालों की जो एज होती है वो बहुत ज़्यादा, उनकी एज ऐसी होती है कि वो बहुत ज़्यादा जल्दी इस तरफ माइल हो सकते हैं। तो उनको कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे किस तरीके से एजुकेट करने की ज़रूरत है? अच्छा, मैं इसको आपके सवाल को इंटरलिंक करूँगा चाइल्डहुड से। तो थोड़ा सा मैं इसको आपको ब्रीफ करता हूँ कि अगर आप पूछे ना मुझसे कि यार दुनिया में सबसे मुश्किल काम कौन सा है, तो मैं आपको बोलूँगा दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम जो है वो है पेरेंटिंग।
बच्चे की तरबियत, बच्चे की परवरिश, बच्चे को ब्रिंग अप करना, ये सबसे मुश्किल काम है। और हम जो अपनी सोसाइटी की बात करते हैं तो वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली ये पेरेंटिंग जो है वो इज़ अ बिग इशू, कि पता ही नहीं है कि यार पेरेंटिंग होती कैसे, और फिर जो है वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपने बच्चे के साथ करनी है, उसको जो है वो उसको एम्पावर करने के लिए, उसे बाइख्तियार बनाने के लिए आपने ऐसा क्या करना है। तो सिर्फ मैं एक वे बताऊंगा पेरेंटिंग का, जो मैं ये समझता हूँ कि उसकी वजह से बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, और वो है अथॉरिटेटिव। कि बच्चे को आप जब उसकी पेरेंटिंग कर रहे हैं तो आप बच्चे को उसके प्लान्स में शामिल करें। ऐसा नहीं हो कि आपने जो है वो बस प्लान सेट कर दिया कि भाई ये करना है तो करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बच्चे की उसमें राय लें, आप उसका इंटरेस्ट पूछें कि भाई वो क्या करना चाहता है। ऐसा होता है ना, तो हमारी सोसाइटी में तो ये होता है कि जो वालिदैन ने कह दिया बस वो करना है, उसके आगे आप कुछ नहीं कह सकते। तो बच्चे को जो है ना, बच्चे को ऑटोनॉमी दें, बच्चे को अथॉरिटी दें कि वो अपनी बात आपके सामने कर सके। वो उससे बच्चे के साथ आपकी दोस्ती होनी चाहिए। जब आपका फ्रेंडशिप वाला लेवल होगा ना, तो फिर वो आपसे अपनी बातें करेगा, ख़ास तौर पे पेरेंट्स से। हमारी सोसाइटी में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है कि बच्चा अपने पेरेंट्स से ज़्यादा अपने दोस्तों को जो है ना तरजीह देता है। Exactly. क्यों देता है? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि जो बात मैं दोस्तों से कर सकता हूँ वो बात मैं पेरेंट्स से नहीं कर सकता। तो बच्चे को इस बात की ऑटोनॉमी होनी चाहिए। आप बच्चे को इतना एम्पावर करें, उसे इतना हौसला दिलाएं, आप उसे ये बोलें कि यार आप अपनी हर बात मुझसे कर सकते हो, हम आपके बिल्कुल दोस्तों की तरह। तो ये चीज़ जो है ना बच्चे को, देखें यहीं से अगर आप एडिक्शन की बात करें तो वो चाइल्डहुड बिहेवियर है। ये बिल्कुल बचपन से शुरू होती है, आपकी पेरेंटिंग से शुरू होती है ये। तो अगर आप वहीं से बच्चे को जो है ना ऑटोनॉमी देंगे और उससे बाइख्तियार बनाएंगे, तो मैं ये समझता हूँ वो बड़ा होके घर वालों से, देखिए ना ड्रग की तरफ कौन लोग जाते हैं। मैं आपको चंद पॉइंट्स बता देता हूँ। ड्रग की तरफ ज़्यादातर वो लोग जाते हैं कि भाई जिनके चाइल्डहुड ट्रामास हैं, कोई बचपन में कोई ऐसा वाक़या हो गया जिसकी वजह से वो डिप्रेशन या फिर स्ट्रेस में चले गए और फिर आगे चल के उन्होंने ड्रग का इस्तेमाल शुरू किया। या फिर उसके साथ साथ जो है वो उस बच्चे को पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा डिग्रेड किया जाता हो स्कूल में, कॉलेज में। अच्छा भाई ये तो इसका तो कद छोटा है, अच्छा भाई ये तो इसके तो नंबर्स ही नहीं आते, अच्छा भाई वो ख़ास तौर पे कंपैरिजन किया जा रहा होता है। यार वो जो तो हमारी खाला का लड़का है ना, वो तो बड़ा कॉम्पिटेंट है और तुम अपने आप को देखो ज़रा। भाई प्रॉब्लम ये है कि हर बच्चे का अपना अपना लेवल है। यू कैन नॉट कंपेयर, आप किसी से एक दूसरे को कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये चीज़ जो है ना बच्चे के लिए ट्रॉमा का बाइस बनती है। सही। तो और बच्चा जो है वो ऐसा लगता है, उसे ऐसा लगता है कि नहीं यार शायद मैं हूँ ही ऐसा। वो डिप्रेस होता है, वो डिप्रेसिव मोड में जाता है। और जब वो डिप्रेसिव मोड में जाता है तो उसे कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो चाहिए ना जो उसे बूस्ट करे। और ड्रग जो है वो आपको ज़रूरत से ज़्यादा ही बूस्ट कर रही होती है। अगर नॉर्मल जो चीज़ें आपकी वो अगर आपको 20% बूस्ट करती हैं, तो ड्रग आपको 20 to 100% तक बूस्ट कर रहा होता है। मतलब ये कि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, इनमें अवेयरनेस देने की भी ज़रूरत है आपके हिसाब से कि इनको बच्चों को दी इससे जाए? इंटरलिंक है ना। अगर आप बच्चे की पेरेंटिंग बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं तो वही बच्चा तो आगे चल के स्कूल में जाना है, उसी बच्चे ने आगे कॉलेज में जाना है। तो अगर आप, ये तो मैंने बिल्कुल बुनियादी काम आपको बताया जो पेरेंट्स को करना चाहिए। इसके साथ साथ स्कूल और कॉलेजेस की आपने बात की, तो यहाँ पर प्रिवेंशन की बहुत ज़रूरत है कि भाई हम ट्रीटमेंट तो कर रहे हैं। देखिए एडिक्शन ट्रीटमेंट पे तो कराची में काम हो रहा है, पाकिस्तान में भी काम हो रहा है, रेयर हो रहा है लेकिन हो रहा है। लेकिन प्रिवेंशन को जितना ज़्यादा इस पे काम हो स्कूल में, कॉलेजेस में, मैं अपने रिहैब की बात करूँ द हीलिंग होम की, तो हम लोग स्कूल में, कॉलेजेस में जाके अवेयरनेस सेशंस कर रहे होते हैं। अच्छा। हाँ बिल्कुल कर रहे होते हैं, ताकि वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता लगे कि भाई ये कितनी जो है वो फैटल डिजीज़ है, कितनी ख़तरनाक इसके नताइज हो सकते हैं, क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज आ सकते हैं। ये तमाम चीज़ें उन्हें अवेयर कर रहे होते हैं हम। तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे प्रिवेंशन पे जितना काम हो सकता है वो किया जाना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। सही है। ये बात यहाँ पे हमने जैसे बात की कि कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो उस एज के अंदर ये चीज़ शुरू करते हैं। तो जो देखने वाले हमारे पॉडकास्ट के होंगे, और मेरी इन्फॉर्मेशन के लिए ये चीज़ आप बताएं कि वो कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स होते हैं कि जहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाए या पेरेंट्स को घर में अंदाज़ा हो जाए कि भाई उनका बच्चे के इस तरफ जाने के चांसेस हो गए हैं या जा रहा है। अच्छा, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और मैं कुछ ऐसी मखसूस इसमें आपको चीज़ें बताता हूँ, पर्टिकुलर चीज़ें
कि जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यार ये बंदा ड्रग्स कर रहा है या उस तरफ जा रहा है। इसमें सबसे पहले जो चीज़ होगी वो ये होगी कि उसके घर में जो इन्वायरमेंट है ना उसका, वो उससे इरिटेट होगा, बहन भाइयों में बैठने से कतराएगा, फैमिली गैदरिंग्स को वो अवॉइड कर रहा होगा, ज़्यादा उसकी प्रायोरिटी उसके दोस्त होंगे। अगर आप समझ लें एक दिन में अगर 2 फंक्शन है, एक फैमिली फंक्शन है और एक दोस्तों के साथ कहीं प्रोग्राम है, तो फैमिली फंक्शन कितना ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, वो दोस्तों की जो गैदरिंग है उसको इंपॉर्टेंस दे रहा होगा। ये चीज़। दूसरी चीज़, उसका रूटीन डिस्टर्ब होगा कन्फर्म, कि भाई वो रूटीन रात में देर से जाग रहा है, दिन भर सो रहा है, ठीक है। तीसरी चीज़, जो उसका खाने पीने का जो उसका रूटीन है, जो उसका डाइट पैटर्न है, वो डिस्टर्ब्ड होगा। सही है। ऐसा नहीं होगा कि वो तीनों टाइम, वो हो सकता है एक टाइम खा रहा हो सकता है वो 2 टाइम खा रहा हो सकता है वो एक टाइम खा के कुछ और दूसरी तीसरी चीज़ बाहर से खा ली। तो ये 3-4 चीज़ें ऐसी मखसूस हैं जिसकी वजह से आप समझ जाएं कि यार मतलब समथिंग जो है ना कि अब कुछ मसला होने वाला है, या फिर हो सकता है वो ड्रग कर रहा है या वो ड्रग की तरफ जा सकता है। तो जैसे ही आपका जो लव्ड वन है, अगर वो आप देखें कि इन सब चीज़ों से वो गुजर रहा है, तो आप फ़ौरन जो है वो अलर्ट हो जाए और उसको बिठा के आप बात करें कि भाई क्यों आप इतना जो है वो अवॉइड कर रहे हो फैमिली को, क्यों आप दोस्तों को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, क्यों आपकी भूख कम हो गई, क्यों आपकी नींद कम हो गई है, क्यों आप इतना ज़्यादा टाइम घर से बाहर गुजार रहे हो। तो उसको उसके हाल पे ना छोड़ें, उससे बैठें, क्योंकि देखें यहीं से बंदा प्रोग्रेस करता है फिर आगे, यही शुरुआत होती है ना। अगर आप उसे शुरू में ही रोक लेंगे, बिठा के उसे कॉन्फिडेंस देंगे कि यार चलो अगर कोई मसला भी है तो बताओ, इट्स ओके, हम तुम्हारे अपने हैं, हम इसको हल करेंगे, हम तुम्हें डांटेंगे नहीं। एक्चुअली कोई बंदा इसलिए नहीं बता रहा होता, उसको डर होता है। मुझे जो डर था, मुझे यही डर था कि यार फैमिली को पता लगेगा तो क्या होगा। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। फैमिली जो है ना, उससे बिल्कुल भरोसा दिलाए कि हम जो है आपके साथ हैं और जो भी प्रॉब्लम है उसको हल करेंगे। सही है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जनरली इबाद हमारे यहाँ हम लोग ये देखने में आया है कि लोगों का दिमाग इस तरीके से बना होता है कि यार एक दफ़ा करने से कुछ नहीं होता, एक दफ़ा करेंगे तो वो उसकी आदत हमें नहीं पड़ेगी। तो ये माइंड फ्रेम जो लोगों का है, ये आपको क्या लगता है कि ये और आगे एडिक्शन की तरफ मज़ीद लोग जा तो रहे हैं ऑब्वियसली, लेकिन वो एक दफ़ा करने के बाद हमें कुछ नहीं लगेगा, ये कितना सही है? अच्छा, इसको मैं कैटेगराइज कर देता हूँ, ठीक है। 2 लोगों में कैटेगराइज कर देता हूँ। एक वो जो ड्रग एडिक्ट है, वो छोड़ने के बाद भी उसका ये माइंडसेट होता है कि यार मैं चलो एक दफ़ा कर लेता हूँ। तो पहले मैं इस पे बात कर लेता हूँ कि एक बंदा जिसने नशा छोड़ दिया है, उसको छोड़े हुए कुछ सर्टेन टाइम पीरियड गुजर गया, 1 1.5 साल 2 साल, और उसका माइंडसेट ये बनता है कि यार अगर मैं एक दफ़ा कर लूँगा तो कुछ नहीं होगा। तो मैं उनके लिए ख़ास तौर पर ये बात कर रहा हूँ कि दरअसल जब हम ड्रग कर रहे होते हैं और हम एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं, तो हमारे लिवर में एक मेटाबॉलिक एरर हो जाता है। मेटाबॉलिक एरर वो जो है ना क्रॉनिक होता है, वो हमेशा अब रहेगा। और कुछ ऐसे एंजाइम्स पैदा हो जाते हैं लिवर में, टॉक्सिक एंजाइम्स, जहरीले मादे, जिसकी वजह से वो बीमारी जन्म लेती, नशे की बीमारी जो है वो बीमारी में कन्वर्ट होती है उन टॉक्सिक एंजाइम्स की वजह से। जब आप नशा छोड़ते हैं तो वो टॉक्सिक एंजाइम्स आपके रेस्टिंग पोजीशन में चले जाते हैं। आप ये समझ लें कि वो एक बलून में बंद हो जाते हैं। और नशा छोड़ने के कितने ही टाइम बाद, अगर 1 साल 2 साल 3 साल, इनफैक्ट 10 साल 20 साल बाद भी अगर आपने एक भी पफ लिया, तो आप समझे वो एक पफ सीधा तीर की तरह जाता है, उस बलून को लगता है और वो टॉक्सिक एंजाइम्स दोबारा से आपकी पूरी बॉडी में फैल जाते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ जाती है ड्रग को करने की। तो ये जो एक पफ है, ये इतना नुकसानदेह है कि अगर आपने इसको कर लिया तो आप समझें कि आपकी गाड़ी दोबारा से चल पड़ी है। और ये गाड़ी भी ऐसी है कि जिसका में ब्रेक नहीं है। अब ये कब रुकेगी? ये जब ठुकेगी तभी इसने रुकना है, उससे पहले ये नहीं रुकेगी। तो ये तो उन लोगों के लिए बात हो गई जो नशा छोड़ने के बाद इस माइंडसेट की तरफ जाते हैं कि यार एक दफ़ा कर लूँगा। अब जहाँ तक बात है नॉर्मल लोगों की जो इस माइंडसेट की तरफ आते हैं, तो इसमें आप देखें, इसमें हर ड्रग की डिफरेंट एडिक्शन पार है एडिक्ट करने की। अगर मैं बात करूँ अल्कोहल की, तो अगर 100 लोग अल्कोहल ले रहे हैं, 100 लोग, तो आप समझ लें कि उसमें से 84%, 84% लोग ऐसे हैं जो उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, और 16% लोग ऐसे हैं जो उसको आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, या फिर वो साल में 6 महीने में किसी ओकेजन पे ही करेंगे। लेकिन 84% लोग जो है वो उस चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता वो उसके एडिक्ट होते जाएंगे।
मतलब वो इस बीमारी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। इसी तरह कैनबिस की बात है, चर्स की, तो उसका रेशियो 83% है। इसी तरह ओपियोइड्स हैं, अफीम, उसका रेशियो 70% है। इसी तरह जो है वो आपकी क्रिस्टल मेथ, एम्फेटामीन, इसका रेशियो 100% है। हेरोइन का रेशियो 100% है। क्रिस्टाल का रेशियो 100% है। तो हर ड्रग की अपनी एडिक्टिव पावर है। आप किसी भी ड्रग को करते हैं ना जब, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं इसको दोबारा नहीं करूँगा। यू नेवर नो कि उसकी एडिक्टिव पावर कितनी है। तो हर, मैंने आपको बताया ना, हर ड्रग की अलग अलग एडिक्टिव पावर है। तो ये वेरी करता है कि आप कौन सी ड्रग इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर उसी के हिसाब से जो है ना वो आपको आगे कैरी करना पड़ जाता है, ना चाहते हुए भी। आप चाहते तो नहीं है कि यार मुझे करना है, लेकिन चूंकि उसकी एडिक्टिव पावर भी तो अपनी जगह है ना, एग्जिस्ट करती है, तो वो आपको फोर्स करती है, और आप दोबारा से उस ड्रग का इस्तेमाल कर रहे होते हो फिर। ओके, तो ये बात, इतनी सारी ड्रग्स के बारे में आपने अभी हमें बताया और उनकी एडिक्टिव पावर के बारे में बताया आपने हमें। ये बताएं कि ये एक बड़ा नाम फैसिनेट करता है हम लोगों को, आइस। तो वैसे तो कोई आदमी सुन रहा होता है तो नॉर्मल बर्फ़ की मिसाल ले लें, लेकिन ये आइस के बारे में क्या है और ये कितनी ज़्यादा डेंजरस है, जो कि आजकल बहुत, जिसका नाम सुनने में आ रहा है, बहुत कॉमन भी होती जा रही है। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि आइस का जो एक नाम है अभी वो बहुत ज़्यादा कॉमन हुआ है, और यूनिवर्सिटीज़ में ख़ास तौर पर जो है वो बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल, बल्कि बहुत ज़्यादा नहीं, ख़तरनाक हद तक जो है वो इसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। तो मैं थोड़ा सा आपको पहले इसकी हिस्ट्री बताता हूँ, और फिर इसके इफ़ेक्ट्स बताता हूँ, और फिर इसके जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस, हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस वो क्या होते हैं, वो तो हम इसमें डिटेल में थोड़ी सी बात कर लेते हैं आइस के हवाले से। ये दरअसल आप अगर इसकी हिस्ट्री में जाते हैं ना, तो ये तकरीबन 5000 साल पहले ऑलमोस्ट, ये दरअसल चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन्स में इस्तेमाल होता था, वो लोग इस्तेमाल करते थे ये। और दरअसल ये एक तरह का प्लांट है, एफीड्रा, मतलब आप कह लें वो श्रब्स होते हैं, उसमें झाड़ियोंदार जो प्लांट होता है, इस तरह का जो है वो एक प्लांट है। लेकिन जब ये इसका इस्तेमाल होता था ओवर 5000 ईयर्स अगो, तो तब उनको भी ये नहीं पता था कि दरअसल ये इसके अंदर एक एक्टिव स्टिमुलेंट है जो मेथ एम्फेटामीन में कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि आइस में। उनको ये बात नहीं पता थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, ज़ाहिर सदियाँ गुजर गईं, और फिर 1885 में एक जापानीज़ केमिस्ट जो कि जर्मनी में पढ़ रहे थे, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि इसके अंदर जो है वो एक एक्टिव स्टिमुलेंट केमिकल मौजूद है, एफीड्राइन के नाम से। ये 1885 की बात है। और फिर उन्होंने जब इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि इसके अंदर जो एक ऐसा स्टिमुलेंट मौजूद है इस प्लांट में, एफीड्रा प्लांट में, तो सब मज़ीद कुछ साल गुजरने के बाद 1919 में एक और जापानीज़ केमिस्ट ने बिल्कुल इसको आप समझ लें कि ड्रग की शक्ल दी, मतलब मेथ एम्फेटामीन के नाम से। और मतलब ये उस वक्त इंट्रोड्यूस हुई एक जापानीज़ केमिस्ट की तरफ से, और ईयर वो था 1919 में। और फिर आप देखें, ये आपने इसका ये भी सुना होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 में, जिसमें अमेरिका ब्रिटिश एक साइड पे थे और दूसरी साइड पे जो है वो जर्मन और जापानीज़, ये एक मतलब अलाइज और एक्सेस, ये दो अलग अलग ऑपोजिशंस थी। तो इसमें भी जो है वो आप समझे जो इनकी मिलिट्री फोर्स थी, इसमें तकरीबन 15% जो इनकी मिलिट्री थी उसमें भी इसका इस्तेमाल हुआ है। और उसका मकसद क्या होता था कि जो उनकी जो एफ़र्ट्स हैं, उनकी जो फ़ौजियों की, और जो उनकी प्रोग्रेस है, उसको इन्हेंस किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उनसे काम लिया जाए। दरअसल ये शुरू में अगर आप इसकी हिस्ट्री में देखेंगे तो दरअसल ये कुछ बीमारियाँ हैं, ये उसके लिए इस्तेमाल की जाती थी, लाइक नार्कोलेप्सी। ये एक स्लीप डिसऑर्डर है। इस नार्कोलेप्सी में ये होता है कि भाई आपकी जो है वो नींद कभी भी आपको आ सकती है। ड्राइविंग कर रहे हैं, आपको नींद आ गई, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको नींद आ गई, आप बात कर रहे हैं, तो एक स्लीप डिसऑर्डर है ये। दरअसल इसके ट्रीटमेंट के लिए इसका इस्तेमाल शुरू हुआ था। उसके साथ साथ एस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए इसका इस्तेमाल शुरू हुआ था। और फिर मोटापे का, यानी कि वेट लॉस करने के लिए जो है वो दरअसल इसका जो इस्तेमाल शुरू हुआ था वो इसलिए इस्तेमाल शुरू हुआ था। लेकिन यूज़ के साथ साथ इसका अब्यूज़ भी शुरू हो गया। जैसे मैंने आपको बताया, वर्ल्ड वॉर 2 में बाकायदा फ़ौजियों को ये दिया गया ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जागें, और जब वो ज़्यादा से ज़्यादा जागेंगे तो काम उनसे ज़्यादा लिया जा सकता है। फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो आप समझें 1960 to 1970, इन 10 सालों में ये
पब्लिकली जो है वो नॉर्मलाइज होती गई, लोगों ने इसका इस्तेमाल शुरू किया। और फिर इसकी जो एडवांस फॉर्म है, मतलब एडवांस फॉर्म को आप ऐसे समझ लें, दो, अगर आप पेट्रोल की बात करें तो दो तरह के पेट्रोल हैं। एक नॉर्मल पेट्रोल सब लोग डलवा रहे होते हैं, और एक हाई ऑक्टेन होता है ना, जो मखसूस लोग मखसूस गाड़ियों के लिए डलवाते हैं। तो आप समझ लें कि मेथएम्फेटामीन की जो है वो बिल्कुल एडवांस फॉर्म 1980 में क्रिस्टल मेथ के नाम से इंट्रोड्यूस हुई, और उसमें जो है वो और ज़्यादा पोटेंशियल था किसी को भी एडिक्ट करने का। और आजकल जो है वो वही बिल्कुल आम हुई हुई है। यूनिवर्सिटीज़ में आप देखते हैं दरअसल ये क्रिस्टल मेथ है, और ये इतनी डेंजरस है कि अगर आप इसका कंटिन्यूसली इस्तेमाल करते रहते हैं तो आप जो है वो पैरानोया की तरफ भी जा सकते हैं, आपको हेलुसिनेशंस हो सकती हैं, आपको डिल्यूजन्स हो सकते हैं, आपके दांत जो हैं वो बिल्कुल सड़ जाते हैं इसके कंटिन्यूस इस्तेमाल से। फिर आपके पूरी बॉडी में कंटिन्यूसली इचिंग होती है जब आप उसको करते खुजाते रहते हैं उस एक मखसूस हिस्से को अपनी बॉडी के, तो वो वहाँ पर इन्फेक्शन बन जाता है बाकायदा, वो आपका बॉडी का हिस्सा सड़ना शुरू हो जाता है। तो इसके इतने हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि आप समझ लें बंदा मेंटली जो है वो बिल्कुल आप समझ लें कि वो किसी काम का नहीं रहता। आप इसमें देखें, इसमें जो मैरिटल इश्यूज़ हैं वो इतने देखने में आते हैं कि भाई हस्बैंड बिला वजह में शक कर रहा है अपनी वाइफ पे। क्योंकि वो आइस का इस्तेमाल कर रहा है, उससे हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, उससे डिल्यूजन्स हो रहा है, उसे लग रहा है कि भाई कुछ गड़बड़ है, हालांकि एक्चुअली ऐसा नहीं है। सही। तो ये जो आइस का इस्तेमाल है ये बंदे को मेंटली जो है ना बिल्कुल डिसेबल कर देता है, किसी काम का नहीं आता उसका जहन। और फिर उसके साथ साथ फिजिकल जो उसके हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो तो अपनी जगह है। तो ये बहुत ही ख़तरनाक ड्रग है, इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक क्यूरियोसिटी होती है ना अक्सर कि यार सब लोग कर रहे हैं, ख़ास तौर पे आजकल यूनिवर्सिटीज़ में जो इसका इस्तेमाल है वो जो क्यूरियस नेचर होती है ना बच्चों की, इसीलिए वो इसका इस्तेमाल करते हैं कि करके तो देखें। तो मैं उनको ये सजेशन देना चाहूँगा कि आप बिल्कुल इसका इस्तेमाल ना करें। इसके जो एडिक्टिव पावर है वो बहुत ज़्यादा है, आप इसके आदी हो जाएंगे, और इसके आप आदी हो गए तो इसको छोड़ने के लिए आपको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और इसके कुछ फ़न फैक्ट्स मैं आपको बताऊं तो उसके फ़न फैक्ट्स में ये आइस के हवाले से आप देखेंगे कि मर्दों से ज़्यादा औरतें इसका इस्तेमाल करती हैं। अच्छा। क्यों इसका इस्तेमाल करती हैं? क्योंकि इसकी एक आप इसके कह लें एडवांटेज है आइस का। एक तो जगाती भी है आपको, आपकी जो है पावर जो इन्हेंसमेंट उसको भी इन्हेंस कर रही होती है, आपकी प्रोग्रेस को इन्हेंस कर रही होती है। और फिर इसके साथ साथ जो आपका लिबिडो लेवल होता है, मतलब सेक्सुअल ड्राइव, सही ना, ये इस चीज़ को भी इन्हेंस करती है। तो और मर्दों से ज़्यादा जो है वो औरतों में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है, मतलब औरतें बहुत ज़्यादा इसकी तरफ आ रही हैं। फिर एक जो पफ है आइस का, अगर आपने उसको ले लिया सिर्फ सिंगल पफ, तो आप अगले 36 घंटों तक जागते रहेंगे और फिर आपको भूख का एहसास भी नहीं होगा। तो ये कुछ ऐसी पर्टिकुलर चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से आप समझ जाएं कि ये बंदा जो है वो आइस का इस्तेमाल कर रहा है, उसकी भूख कम है, वो सो नहीं रहा। हमारे पास केसेस आते हैं, हम डील कर रहे होते हैं, फैमिली आके कहती है भाई ये तो 5 दिन से नहीं सोया। अब 5 दिन से एक बंदा नहीं सोया तो आप मुझे बताएं, नॉर्मली 8 घंटे की नींद ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स। अब वो 5 दिन से नहीं सोया तो जिसकी जो मेंटल लेवल है वो कहाँ होगा? वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं होगा, वो तो एबनॉर्मेलिटी की तरफ जा रहा है। उसका रूटीन डिस्टर्ब है, वो किसी काम का नहीं रहेगा, वो जॉब नहीं कर सकता। तो बहुत ज़्यादा इसके हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज हैं। इससे जितना बचा जा सकता है मैक्सिमम, ख़ास तौर पर आइस के हवाले से मैं ये समझता हूँ ये एक ऐसी ड्रग है कि इंडिविजुअली जो है वो इस पर प्रिवेंशन पे काम होना चाहिए, ख़ास तौर पर स्कूल्स में और यूनिवर्सिटीज़ में, ताकि लोगों को पता लगे कि ये सिर्फ जो है वो, जैसे आपने शुरू में कह दिया था ना बर्फ़, आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया था, तो लोग ये भी समझ रहे होते हैं कि यार ये तो चलो हो सकता है कोई छोटी मोटी चीज़ हो, और फिर लोग इसको इससे भी कंपेयर कर रहे हो जो नॉर्मल शीशा आजकल बच्चों में इंट्रोड्यूस हुआ हुआ है। शीशा नॉर्मल है, वो आइस नहीं है, सिर्फ शीशा है, हुक्का टाइप का। तो लोग इससे भी कंपेयर कर रहे होते हैं शायद ये वही होगा, इसलिए भी वो इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा ये बिल्कुल एक लीथल ड्रग है, इसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें और जितना हो सकता है इससे बचने की कोशिश करें। सही। तो इबाद, हमारी कन्वर्सेशन के दौरान आपने मुख्तलिफ़ जगहों पे अपने इदारे का जिक्र किया, तो हीलिंग होम, राइट? तो ये अपने इदारे के हवाले से कुछ बताएं कि ये इदारा कितने अरसे से काम कर रहा है और मतलब किस तरीके से प्रोग्रेस हुई इस इदारे की?
बिल्कुल, द हीलिंग होम के नाम से जो है वो हमारा इदारा है और ये लोकेटेड है डिफेंस व्यू में नियर इकरा यूनिवर्सिटी मेन कैंपस। ओके। ये काम कर रहे हैं ऑलमोस्ट 2017 से। मेरी मतलब मेरा जो इसमें इंटरेस्ट है वो ये है कि मेरा ट्रीटमेंट भी यहीं से, मज़े की बात। अच्छा जी, मेरा ट्रीटमेंट भी यहीं से और ट्रीटमेंट के बाद जो मैंने अपना प्रोफेशन स्विच किया वो दरअसल उसके पीछे पर्पज़ ये था कि मैंने आपको शुरू में बताया कि मेरा जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड रहा वो रहा टीचिंग। तो जब मैं एडिक्शन का शिकार हुआ, मैंने सारी चीज़ें देखी और फिर मैं उसमें से निकल कर आया, तो मैंने ये सोचा कि यार अगर मैं वापस अपने प्रोफेशन की तरफ जाता हूँ टीचिंग, तो वहाँ पर भी मुझे क्या करना है, मुझे पढ़ाना ही है ना। सही। तो ये काम मैं इधर क्यों ना करूँ। हाँ। तो यहाँ पर भी जो है वो हमें पढ़ाना ही होता है, हमने क्लासेस देनी है, साइको एजुकेशन। फ़र्क सिर्फ तालीम का है, वहाँ नॉर्मल स्टडी है, यहाँ पर स्पेशल स्टडी है, एक मखसूस सब्सटेंस के हवाले से, लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर करने के हवाले से। तो मैंने इस वजह से स्विच किया अपने प्रोफेशन को। और यहाँ पर आप समझें कि मैंने यहाँ रहते हुए मैंने इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस ली, ICAP के नाम से, इंटरनेशनली सर्टिफाइड एडिक्शन प्रोफेशनल। मैंने इस सर्टिफिकेशन को कंप्लीट किया एंड आई वाज वेरी प्राउड कि जो है वो उसकी सर्टिफिकेशन IG ने की थी सिंध के। और मुझे बड़ा एक मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था कि मुझे अपना वो टाइम भी याद आ रहा था कि यार किस तरह से ड्रग्स ने मामलात ख़राब कर दिए, तो और अब अल्हम्दुलिल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम कैसे चीज़ें बेहतर हो रही हैं। तो ओवरऑल हम जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो हमारा काम करने का जो मकसद है वो दरअसल होलिस्टिक अप्रोच है। होलिस्टिक अप्रोच में सिर्फ नशा छुड़वाना नहीं है, होलिस्टिक अप्रोच में उस बंदे को वापस जो सोसाइटी है उसका हिस्सा बनाना है और मतलब उसके जो रिलेशनशिप्स हैं उसको हेल्दी करना है, उसके जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो उसका डिस्टर्ब हो गया उस चीज़ को दोबारा से रिवर्स करना है, उस चीज़ को बेहतर करना है, फिर उसकी फिजिकल मेंटल हेल्थ को बेहतर करना है, उसके रिलेशंस को बेहतर करना है, उसकी बिहेवियर मॉडिफिकेशन करनी है। तो ये कंप्लीट मतलब ये एक आप कह लेंगे कलेक्शन है दरअसल मुख्तलिफ चीज़ों का। अगर आप रिकवरी की बात करते हैं ना जब आप, तो बेसिकली इट्स अ कलेक्शन। लोग ये समझते हैं नशा छोड़ दिया सब अच्छा है, नहीं। हम जाते हैं होलिस्टिक अप्रोच की तरफ। वो नशा भी छोड़े, उसके बिहेवियर्स भी मॉडिफाई हो, उसका रूटीन भी बेहतर हो, उसके रिलेशनशिप्स भी बेहतर हो, उसकी जॉब भी दोबारा से उसे मिले, उसका स्टेटस भी दोबारा से उसको मिले। तो ये तमाम चीज़ें मिलके जब एक बंदा निकल कर आता है ना सामने, तो फिर लोग कहते हैं कि यार वाकई मतलब यानी कि पूरे तौर पे वो एक माशरे का हिस्सा दोबारा से बन जाए जिसको वो छोड़ के गया था। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब आप उसको सोशली एक्सेप्टेड कराएं ना, उसके बिहेवियर से, उसके रूटीन से, लोग उसे एडमिट करें कि नहीं यार ये तो पर्सनैलिटी है कोई। सही, मतलब सिर्फ जो है वो सिर्फ नशा नहीं छोड़ा, इसने अपना लाइफ स्टाइल भी चेंज कर लिया है साथ साथ। बाद जाते जाते आप जो है वो कोई मैसेज ऐसा है जो हमारी इस पॉडकास्ट के थ्रू लोगों तक देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल हमें बताएं। मैसेज बिल्कुल मैं देना चाहूँगा, और मैसेज में देना चाहूँगा ये कि लोग ड्रग एडिक्शन को लेके ना बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्शन को स्टिग्मेटाइज़ करते हैं। तो मैं ये लोगों से ये कहूँगा, मेरी अपील है कि आप जिस तरह दूसरी बीमारियों को बीमारी समझते हैं, शुगर को आप बीमारी समझते हैं, ब्लड प्रेशर को आप बीमारी समझते हैं, एस्थमा को आप बीमारी समझते हैं, ये सारी क्रॉनिक डिजीज़ हैं, बिल्कुल इसी तरह से नशा भी एक बीमारी है। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि नशा एक बीमारी है और नशे के मरीज़ को मरीज़ की तरह ट्रीट करें। आप उसे इस तरह ट्रीट ना करें कि उसको अपने आप से ही नफ़रत महसूस शुरू हो जाए। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जब भी आता है जब एक बंदे को लगता है कि यार उसने ऐसा कुछ कर दिया जो जुर्म है। तो नशा करना जुर्म नहीं है, नशा अगर वो कर रहा है बंदा तो इसका मतलब कि वो बीमार है और उसे इलाज की ज़रूरत है। आप उसे एम्पथाइज़ करें, आप उसे ट्रीटमेंट की तरफ लेकर आएँ, और आपकी पूरी कोशिश यही होनी चाहिए कि अगर एक बंदा नशे की तरफ चला गया है तो किस तरह से उसको वापस लेकर आना है। तो जितना ज़्यादा हो सके लोग इस स्टिग्मा को ख़त्म करें कि नशा जो है वो किरदार की ख़राबी है, नशा जो है वो एक कर्ज है, इस चीज़ को ख़त्म करें और उसको बीमारी एडमिट करें ताकि जो लोग नशे का शिकार हैं उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड हो सके। देखिए ना, जब तक आप इसको बीमारी नहीं मानेंगे तो आप इलाज कैसे कराएंगे? इलाज तो उसी का होता है जो बीमारी आप जिस चीज़ को मानते हैं। तो बराए मेहरबानी इसको बीमारी तसव्वुर करें, बीमारी इसको तस्लीम करें ताकि लोगों को इलाज की तरफ मैक्सिमम लाया जा सके। तो इबाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे इस पॉडकास्ट के लिए टाइम निकाला, और आई एम वेरी मच श्योर कि जिस तरह मुझे आपसे बात करके इतना मज़ा आया है और इतनी इन्फॉर्मेटिव रही है हमारी सारी कन्वर्सेशन,
आई होप कि देखने वालों के साथ भी यही सिचुएशन होगी और उनको भी इतना ही मज़ा आएगा ये चीज़ें देख के. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू. जी दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड एंड आई होप कि बात के साथ मेरी आज की कन्वर्सेशन आप लोगों को इंस्पिरेशनल और आई ओपनिंग लगी होगी. वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हमको फॉलो करें. Until next time, keep learning, keep growing and keep making a difference. This is the Aam Aadmi signing off. Allah Hafiz.